Good afternoon, everybody. I'm Dr. Abhida Dhumatkar, HOD History, Sathai College, welcoming you for this lecture by the well-known scholar of international repute and a Rashtrapati Badarayan Vyas Prize winner, Dr. Mahavir Shastri. The topic for today's lecture is a historical evolution of Marathi language from Maharashtra Prakrut, a journey from Gatha Saptashati to Jnaneshwari. In order to tell you the importance of this lecture, I would like to say in Hindi for the benefit of everybody. ये लेक्चर हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि हम लोगों को ज्ञानेश्वरी के बाद मराठी का जो इवोल्यूशन हुआ, जो प्रोग्रेस हुआ, वो सब मालूम है. बट उससे पहले मतलब गाथा सप्तशती से ज्ञानेश्वरी तक जो हुआ मराठी का प्रोग्रेशन, जो विकास हुआ, उसके बारे में हमको मालूम नहीं है. और ये विकास महाराष्ट्री प्राकृत के विकास से जुड़ा हुआ है. दूसरी बात ऐसी है कि हम लोगों को बताया जाता है कि भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, जो कि सत्य है, झूठ नहीं है, पर अर्ध सत्य है. क्योंकि संस्कृत से डायरेक्टली रीजनल लैंग्वेजेस नहीं आए. उसके बीच में एक स्टेज था जिसको हम बोलते हैं प्राकृत अपभ्रंश स्टेज. ईसा की 7वीं सदी तक, 6th सेंचुरी एडी तक यहाँ के लोगों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी. और उसके 6th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी 12वीं सदी तक यहाँ के लोगों की जो भाषा थी वो अपभ्रंश थी. और इसका प्रयोग हमको, प्राकृत का प्रयोग हमको संस्कृत नाटकों में दिखाई देता है. स्त्री पात्र, बच्चे और नौकर प्राकृत का इस्तेमाल करते हैं. अभी एक प्राकृत एक ही नहीं है, उसके रीजनल वेरिएशन है, प्रांतीय बदलाव है उसमें. मतलब महाराष्ट्र से राजस्थान तक जो प्राकृत थी उसको हम महाराष्ट्री प्राकृत कहते हैं. उत्तर भारत में जो थी मथुरा के आस पड़ोस में, उसको हम शौरसेनी कहते हैं. और बंगाल बिहार में जो थी उसको मागधी कहते हैं. और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और अफगानिस्तान में जो थी उसको हम गांधारी कहते हैं. तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं. और इसकी जो वोकैबुलरी है वो 3 तरह की है. इसमें तत्सम शब्द है, मतलब जो संस्कृत से जैसे के तैसे लिए हुए हैं, जैसे कि कमल. दूसरा तद्भव है, जो कि बदल के लिए हुए हैं. मतलब फॉर एग्जांपल संस्कृत में अगर नृत्य कहते हैं तो प्राकृत में नच्च कहते हैं और मराठी हिंदी में नाच कहते हैं. तीसरी जो वोकैबुलरी है उसको देश्य कहते हैं. देश्य में क्या होता है कि जो शब्द संस्कृत में कभी थे नहीं, परंतु इन प्राकृतों में पैदा हुए और वहां से आधुनिक भारतीय भाषाओं में आए, ऐसे शब्दों को हम लोग देश्य कहते हैं. उदाहरणार्थ अभी मराठी में हम लोग घूमने को बोलते हैं हिंडने. तो महाराष्ट्री प्राकृत में एक किताब है वसुदेव हिंडी, मतलब वसुदेव का भ्रमण. तो ये 3 तरह की वोकैबुलरी है. ये मैं आपको बताना, ये मैं ऐसे पूर्व पीठिका है ताकि आप सर का लेक्चर समझे, क्योंकि हम लोगों को प्राकृत इस कंसेप्ट के बारे में ही कभी बताया जाता नहीं. दूसरा जो फेज है 6th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक, उसको हम लोग बोलते हैं अपभ्रंश. और इस अपभ्रंश में पुल्लिंगी शब्दों को, मतलब अकारांत पुल्लिंगी शब्दों को ऊ जोड़ा जाता है. फॉर एग्जाम्पल गणेश का गणेशु. अभी हमारी ज्ञानेश्वरी में हम लोगों को ऐसा बहुत दिखाई देता है, गणेशु, सकलमति प्रकाशु, वेगवंतु और ऐसे वर्ड्स. तो ये आपको मैं एक उत्क्रमण बताती हूँ कि कैसे, मतलब अपभ्रंश तक के हमको आसार हमारी ज्ञानेश्वरी तक आते हैं. तो ये मेरी पूर्व पीठिका है. नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर TYBA हिस्ट्री स्टूडेंट निहारिका कदम टू
compare the lecture, compare the program. Over to Niharika Kadam. Thank you, ma'am. Now I request our principal, Dr. Madhav Rajwade sir, to introduce the speaker. Over to Rajwade sir. थैंक यू निहारिका। पहले तो मैं आज के अपने जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, उनका स्वागत करूंगा पॉलिटेक्निक विद्यालय एसोसिएशन की ओर से और हमारा जो महाविद्यालय है साठे महाविद्यालय की ओर से। हमारे दोनों उप प्राचार्य गण अगर वो यहाँ उपस्थित है तो प्रोफेसर नेरकर, श्रीमती प्रमोदिनी सावंत मैडम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर अनिता दुमटकर सर, नमस्कार मैडम, एंड ऑल अदर HODs एंड डियर टीचर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज जो सज्जन हमारे पास है, हमारे बीच है, प्रोफेसर डॉक्टर महावीर प्रभाचंद्र शास्त्री जी। ये सचमुच में बहुत बड़े विद्वान मालूम होते हैं, पर उनका जो बायोडाटा मेरे पास है वो अगर पूरा मैं पढ़ूं तो ये समय का जो विनियोग होगा वो अच्छी तरह से हो, क्योंकि तभी आपको परिचय होगा कि किन गणमान्य व्यक्ति से आज हमारा दाखला होने वाला है। प्रोफेसर शास्त्री is head of the Department of Sanskrit and Prakrit at Walchand College, Solapur, and also Bhagwan Mahavir Studies Center in charge, Center प्रमुख, Walchand College, Solapur। उन्होंने जो शिक्षा पाई है वो अलग अलग विषयों में है। डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पुणे एवं DCA दिल्ली, सिद्धांत ज्योतिष संस्कृत शास्त्री और शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक पाया है। और प्राकृत में MA किया है पुणे यूनिवर्सिटी से, पुणे में PhD भी की है उदयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान से। उन्होंने DJMC BJMC यानी जर्नलिज्म की जो पदवी होती है उन्होंने पाई है यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नासिक से। PhD का जिक्र हुआ वो उदयपुर से हुआ है। जो भाषा वो जानते हैं वो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, तुलु, मारवाड़ी और अपभ्रंश। जो लिपि का ज्ञान है उनके पास वो है ब्राह्मी, हरे कन्नड़ और मोडी। धार्मिक ज्ञान कहें तो कुंत भारती दिल्ली में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी के साथ सानिध्य में 6 वर्ष उन्होंने बिताए हैं। कई जो पत्रिकाएं हैं उनको संपादक रह चुके हैं। जैन बोधक जिनकी स्थापना 1884 में हुई है, प्राकृत विद्या जिसकी स्थापना 1974 में हुई है, और जैन गजगट उनकी स्थापना इस पत्रिका की 1895 में हुई है। तो संपादक रह चुके हैं। अन्य बहुत सारी पदों का उन्होंने धारण किया है। वो है उपाध्यक्ष ऑल इंडिया प्राकृत विद्या फाउंडेशन, भादी जैन तीसरा शिक्षक कमेटी, दिनांक दी जैन महासभा, जम्बू सागर ग्रंथमाला, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वडाला एंड पीपल फॉर एनिमल। फिर उन्होंने अपने इस प्रवास में, जो ज्ञान का प्रवास है, सिडनी यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई, कलकत्ता, उदयपुर, मैसूर, बम्बई, ऐसे विभिन्न परिषदों में अपने उनके खुद के शोध निबंध उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। फिर इस काम में उनका प्रदेश गमन भी हुआ है, काठमांडू नेपाल में, सिडनी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में, टोरंटो कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में, अमेरिका भी जा चुके हैं। भारतीय संस्कृति पर उन्होंने व्याख्यान की एक श्रृंखला जारी की है। फिर न्यू साउथ वेल्स सर्वधर्म परिषद में अपने भारत देश का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है। पुस्तकें बहुत सारी उन्होंने लिखी है और प्रस्तुत की है। शोध निबंध का भी जिक्र मैंने किया। और कई जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सोलापुर यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, श्रवण बेळगोळ की मैसूर यूनिवर्सिटी, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव की यूनिवर्सिटी, कविगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी नागपुर की,
इन सभी यूनिवर्सिटीज में प्राकृत का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी विशेष रुचि साहित्य, समाज सेवा, प्राणी रक्षा, प्राचीन हस्तलिखित का स्कैनिंग करना और तीर्थ जीर्णोद्धार ये रह चुका है। उनका एक बहुत बड़े पुरस्कार का जिक्र हुआ शुरू में, मगर बाकी पुरस्कार उनके जो रहे हैं भारत के विविध स्थानों में समाज भूषण, आदर्श शिक्षक, विद्याभूषण, प्रतिष्ठाचार्य, ज्योतिष रचना आदि विविध पुरस्कार के साथ भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 51,000 का प्राकृत भाषा विशारद और इंद्रकुल तिलक, मुडबिद्री दक्षिण कन्नड़, द जैन सभा द्वारा आचार्य कुंद पुरस्कार, अहिंसा इंटरनेशनल उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, JSS धारवाड़ धर्म धुरंधर प्रशस्ति इत्यादि पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के भी उन्होंने लाभान्वित हुए हैं। वो टोरंटो कनाडा में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, काठमांडू नेपाल। और जिस पुरस्कार का शुरू में जिक्र हुआ वो 2011 में महर्षि बादरायण व्यास सम्मान पुरस्कार में महामहिम राष्ट्रपति भारत की प्रतिभाताई पाटिल द्वारा दिया गया था 1 लाख रुपए का पुरस्कार। ऐसे बहुत गाढ़े विज्ञान ज्ञानी हमारे पास आज सम्मिलित हैं। मुझे लगता है कि हम आज बहुत ही बड़ा ज्ञान पाने वाले हैं सभी लोग। अभिदा मैडम से विनती है कि ऐसे ही लोगों को हम अगर निमंत्रित करते रहें तो इस डिपार्टमेंट का जो औहदा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बरकरार ही नहीं मगर दिन ब दिन बढ़ती ही जाए। शास्त्री जी नमस्ते, आप आए, हमारे लिए समय निकाला। ऑनलाइन क्यों ना माध्यम हो, बच्चों के सामने, हमारे डिपार्टमेंट के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल होगा कि एक अपनी ज़िंदगी में आदमी कितना कुछ कर लेता है। तो इसके लिए हम कभी भी एक ऐसा हमारे लिए एक प्रैक्टिस कायम की है कि बायोडाटा भले ही कितना लंबा हो उसको पढ़ें, क्योंकि उससे एक बच्चों के लिए ऐसा एक स्टैंडर्ड तैयार हो जाता है कि हम लो एम इज क्राइम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना कम कर सकते हैं, जितना अधिकाधिक हम कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में वो अच्छी बात रहेगी। तो इतना कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request our honorable speaker for today, Dr. Mahavir Shastri, sir, to start his valuable lecture. Over to Shastri, sir. Thank you. Have you given him screen sharing rights? एक प्रॉब्लम है ना अभिदा? हॅलो, त्यांना स्क्रीन शेअरिंग पाहिजे का, दिलंय का आपण? हा करू शकतील ते, काही प्रॉब्लेम नाहीये ना? हो नाही, ठीक आहे. बऱ्याचशा गोष्टी मी चर्चात्मकच घेतो. आज खूप महत्वाचा दिवस आहे. साठे कॉलेज, जस्ट अ सेकंड. सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को स्मरण करता हूं. सरस्वती नमो तुम हम वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि, सिद्धि हवदु में है सया. मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ सर, यस सर, एवरीबडी कैन हियर? ओके, थैंक यू. यस. हाँ जी, पार्ले एजुकेशन सोसाइटी के साठे कॉलेज मुंबई के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल सर डॉक्टर माधव राजवाड़े जी, मैं आश्चर्य करता हूँ कि सर जो है फिजिक्स के हैं लेकिन फिर भी हिस्ट्री में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं. तो ये बहुत ही आश्चर्य भी है और आनंद भी है. इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस विषय में रुचि रखते हुए अलग अलग व्याख्यानों को वो रखने का प्रयास करते हैं. इतिहास विभाग की डॉक्टर आबिदा धुमटकर जी हमेशा कुछ न कुछ नया पाने की चाह रखती हुई और अपने विद्यार्थियों को भी
कुछ नया देने की चाह रखने वाली अभिदा जी बहुत ही अलग अलग विषयों पे हमेशा चिंतन करती रहती, क्योंकि पिछली बार मेरा जो व्याख्यान हुआ था भारतीय भाषाओं की जननी प्राकृत भाषा, वह व्याख्यान होने के पश्चात बहुत बार उनके फोन आए, क्योंकि उस व्याख्यान में कुछ जो बातें बताई थी उस के अनुसार उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे। अच्छा प्रश्न पूछते हैं तो उससे जिज्ञासा उनकी भी बढ़ती है, और हमें भी अगर कोई प्रश्न मालूम नहीं होता तो उसको अध्ययन करके बताने का प्रयास होता है, तो हमारा भी अध्ययन होता है। तो यह अध्ययन अध्यापन करने का जो प्रयास अभी सर अपने प्रारंभिक वक्तव्य में बोल रहे थे कि विद्यार्थियों को हमेशा कुछ जो ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा पा सकते हैं, उसको दिखाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो मैं दुमटकर जी और इतिहास विभाग के सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे विषय को उन्होंने चुना। आज इस वेबिनार में, इस व्याख्यान में कुछ बाहर से भी लोग जुड़े हैं। अकलंक किलेदार जी जो जैन धर्म के अभ्यासक है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। सिडनी में बहुत एक स्वाध्यायशाला, एक स्टडी सेंटर उन्होंने खोला हुआ है, और उसके माध्यम से अनेक लोगों को वो पठन पाठन कराने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग और भी जुड़े हैं, नेपाल से भी लोग जुड़े, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम सबका एक बहुत ही चिंतन मनन का विषय है भाषा। चार कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। हर 4 कोस पर जमीन के पानी का टेस्ट जो होता है, उसकी जो चखने की, उसकी जो अलग अलग उसका स्वाद जो होता है अलग अलग होता है। उसी प्रकार 8 कोस पर जाते ही भाषा में बदलाव दिखाई देता है, उसके टोन में, उसकी बोलने की शैली में बदलाव दिखाई देता है। ऐसे ही भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों को प्रकट कर सकते हैं। और यही भाषा जो है, हमारी माँ जो है बचपन से हमें शब्द सिखाती है, अक्षर सिखाती है, अक्षर से शब्द सिखाती है, और शब्द के माध्यम से वाक्य बनाते हुए उन वाक्यों के माध्यम से हमें भाषा सीखने को मिलती है। अभी अभी मैं 4 दिन पहले एक स्पेशल न्यूज देख रहा था। एक बच्ची है हरियाणा की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो 12 लैंग्वेज अलग अलग देश की, ऐसे तो 9-10 लैंग्वेज मैं भी जानता हूँ, लेकिन भारतीय भाषा और एक अंग्रेजी ऐसे करके भाषा जानता हूँ। लेकिन वो बच्ची अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की 12 भाषाएं, 13 भाषाएं, अस्खलित 12 वर्ष की लड़की और 13 भाषाएं जानती है, और बोलती है, जानती है नहीं सिर्फ, उन भाषाओं को अस्खलित रूप से बोलती भी है। ये विद्यार्थियों को सच में सुनना चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करिए, गर्ल इन हरियाणा स्पीकिंग 13 लैंग्वेज ऐसे कुछ है, उसमें आप सर्च करिए, आपको दिखाई देगा। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन की, ऐसे भी नहीं कि एक जैसी 12, अलग अलग देशों की जिनका एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं, ऐसे 13 देशों के भाषा को जानने का वो प्रयास करती है। और उसको, उसके ज्ञान को देखते हुए उसको 12th में डायरेक्ट उनको क्रम से एडमिशन दिया गया है, और उसका जो एम है कि इन भाषाओं के माध्यम से वो IAS बनना चाहती है और देश विदेश के लिए काम करना चाहती है। अर्थात भाषा सीखने वालों को क्या मिल सकता है, ये कुछ लोगों को प्रश्न होता है। तो उस माध्यम से उनको हमारे प्राचीन भाषा हो या अंतरराष्ट्रीय भाषा, उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सीखने को मिल सकता है। तो आज हम ऐसे ही एक भाषा को जानने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी अकलंक किलेदार जी को नाम लिया, वो भी महाराष्ट्र से है, इसलिए महाराष्ट्रीय प्राकृत करते ही वो भी आज जुड़ गए। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत से क्रम से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और मराठी किस प्रकार इसका विकास हुआ, उसके संबंध में आज कुछ बातें, कुछ विचार, कुछ चिंतन मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। शैलाओ इमं वाया विसंति एत्तो यनन्ति वाओ एंतिम समुद्रम चियनन्ति साराओ चिय जलाइम। ये प्राकृत का एक पद है। प्राकृत प्रचलित ग्रंथ में यह गाथा हमेशा उल्लेखित की जाती है। प्राकृत भाषा यानी वह भाषा जिस भाषा से अनेक भाषाएं प्रकट हुई और अनेक भाषाओं के माध्यम से फिर से प्राकृत भाषा अपने आप में विलीन हुई। अर्थात
समुद्र से जिस प्रकार पानी ऊपर उठता है आकाश में बादलों के माध्यम से, अलग अलग जगह जाके बरसता है और बरसने के पश्चात फिर नदी के माध्यम से वो समुद्र में आता है, उसी प्रकार भाषाएं जो है प्राकृत के इस रूप से निकलकर अनेक भाषाओं ने जन्म लिया और बाद में वो सम्मिलित एक साथ होते हुए फिर से प्राकृत में समाहित हो गई। तो ऐसे यह प्राकृत उस शब्द से ही उसका स्पष्ट रूप प्रकट होता है। प्राक यानी प्राचीन, पूर्व में किया हुआ, कृत यानी किया हुआ, प्राकृत। और प्रकृति शब्द से भी इसका अवतरण है, प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति, नेचुरल, सहजता जिसमें है, ऐसी प्राकृत भाषा। तो इसी प्राकृत भाषा का रूप जो है इस महाराष्ट्र प्रांत का किस प्रकार था और किन्होंने, किन किन राजाओं ने, किन किन कवियों ने, किन किन महात्माओं ने इसको सोजा, सवारा और विकसित किया, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। भाषाओं का और विशेषकर प्राकृत भाषाओं का विचार करते हैं तो उसमें सबसे प्रथम जो है महात्मा गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का तो विचार निश्चित ही आता है, क्योंकि इन्होंने जन भाषाओं को ऊपर उठाया, उसको विकसित किया, उसको पकड़ा और लोगों में उन भाषाओं को पकड़कर अपने व्याख्यानों को, अपने विचारों को प्रकट किया। उस सबका तो विचार आप सब जानते हैं। आध्यात्मिक चिंतन से उन्होंने इस पूरे भारतवर्ष को संजोया, बढ़ाया और विकसित किया। इसी प्रकार भगवान महावीर के पश्चात, महात्मा गौतम बुद्ध के पश्चात काल, यानी यह काल जो मैं बता रहा हूँ ईस्वी सन से भी 500 से अधिक वर्ष, 600 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। और क्रम से उस वर्ष का, यानी आज से 2600 वर्ष पूर्व की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो उस समय में भाषा का विकास उन्होंने किया, प्रचलन किया और अपने प्रवचन जो है इन प्राकृत भाषाओं में दिया है। उसके पश्चात मगध प्रांत के मगध सम्राट अशोक का वंश आया, उनके पूर्व भी उन्होंने प्रचलन किया और उसके बाद, उनके बाद में भी उनके जो पुत्र आदि, पौत्र आदि थे, तो उन्होंने भी भाषा का विकास किया। प्राकृत भाषा है, उसका भी मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। प्राकृत यानी सहज भाषाएं जो इस देश की बोली भाषाएं थी और पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष क्योंकि खारवेल के शिलालेख में इस देश को भारतवर्ष ऐसे ही नाम मिलता है, भरहवत्स। तो पूरे भारतवर्ष में, अब जैसे अभी अभिदा दुमटकर जी बता रहे थे कि अफगानिस्तान तक, आज का जो अब हम अफगानिस्तान देख रहे हैं वहां पर गांधारी प्राकृत थी, फिर पैशाची प्राकृत, आज का कश्मीर, पाकिस्तान प्रांत जो देखते हैं, तक्षशिला जो भगवान बाहुबली का भी क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर पैशाची भाषा थी। और साथ ही उसके नीचे मथुरा प्रांत, वहां शौरसेनी प्राकृत भाषा थी। उसके पूर्व में जो मगध प्रांत, अभी जब हमने अशोक, सम्राट अशोक का उल्लेख किया, तो सम्राट अशोक के क्षेत्र में मागधी प्राकृत का प्रचलन था और मागधी प्राकृत प्रसारित थी। तो जैसे ही सम्राट अशोक का कार्यकाल चला, उनके वंश का कार्यकाल चला, तो उस समय में मागधी प्राकृत सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में मागधी के भी अंश सबसे ज्यादा उस समय के पाए जाते हैं। उस समय सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख अनेक जगह पर रचना की। उसमें एक गुजरात प्रांत में आज हम देखते हैं गिरनार पर शिलालेख देखा जाता है, लेकिन वहां पर शौरसेनी प्राकृत का हमें उल्लेख और शौरसेनी प्राकृत देखी जाती है। वैसे ही उस समय जो दक्षिण भारत में, जहाँ पर हम महाराष्ट्र कहते हैं, कर्नाटक कहते हैं, तमिलनाडु कहते हैं, केरल कहते हैं, आंध्र प्रदेश कहते हैं, उन प्रदेशों में जो प्राकृत भाषा प्रचलित थी उसको दाक्षिणात्य, दक्षिण की भाषा दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य इस नाम से प्रचलन में थी। वह भाषा थी वह प्राकृत भाषा। मगध प्रांत की मागधी, शूरसेन जनपद की शौरसेनी, ऊपर पैशाची और नीचे दाक्षिणात्य प्राकृत प्रचलित थी। और मगध प्रांत जब वहां पर विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में प्रसारित था, उस समय उनका जो राज्य था पूरे भारतवर्ष में था, तो दक्षिण देश में उनके मंडलिक, महामंडलिक राजा होते थे, उनके माध्यम से वो अपना राज्य चलाते थे। तो उल्लेख आता है उस समय में सम्राट अशोक के जो मांडलिक थे वो सातवाहन वंशीय
लोग थे, सातवाहन के वंशीय लोग थे। उसके बाद भी खारवेल का राज्य आया, उसने दक्षिणापथ, उसके सम्राट अशोक के बाद भी करीब 150-200 वर्ष बाद जो खारवेल का हम राजपथ देखते हैं, उसने भी पूरे भारतवर्ष में दिग्विजय किया था, दिग्विजय रथ अपना चलाया था। और उसका हम शिलालेख जो है खारवेल का शिलालेख उदयगिरी खंडगिरी में देखते हैं। और उसके माध्यम से उसने जो विकास किया था, और उसके विकास क्रम में उसके विजय पथ में भी दक्षिण पथ ऐसा उल्लेख मिलता है। और उसके माध्यम से उन्होंने दक्षिण देश में राज्य किया था। और उस समय में भी मंडलिक महामंडलिक जो उसके आधिपत्य में जो राजा थे, वो भी राजा सातवाहन वंशीय और उसके आसपास के थे, ऐसा उसका उल्लेख मिलता है। तो इससे आगे जब हम चलते हैं, जब मगध वंशीय राजसत्ताएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, वैसे ही खारवेल राजा का जो क्षेत्र था, वो खारवेल के जो विजय पथ था या उसका अपना प्रभाव था, वो धीरे धीरे जैसे कम होता गया, फिर से देश अलग अलग हिस्सों में बट गया और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यकर्ता अपना जमावड़ा बैठाने लगे, अपना प्रभाव दिखाने लगे। तो उस समय में, यानी ईस्वी सन, आज ईस्वी सन 2021 चल रहा है, लेकिन ईस्वी सन जो शुरू हुआ 2021 से पहले, उससे करीब 100 वर्ष पूर्व सातवाहन वंशीय राजाओं ने अपना जो है पूरे इस दक्षिण पथ में बिठाना शुरू किया। तो जो दक्षिण पथ में सातवाहन वंशीय राजा अपना विकास करने लगे, इतिहास को भी जानना इस भाषा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। तो सातवाहन वंशीय, इनको आंध्र वंशीय ऐसे भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश हम जो कहते हैं आज, इसी प्रकार दक्षिण पथ आंध्र वंशीय, सातवाहन वंशीय, इन राजाओं ने जो अपना विकास किया, अपने पूरे क्षेत्र में अपना जमावड़ा बिठाया, अपने सत्ता को चलाने का प्रयास किया, उस माध्यम से उनके उस बल के आधार पर उस समय सातवाहन वंश का यहाँ पर सत्ता का उदय हुआ। और उस समय दक्षिणापथ जो हम भाषा कहते थे, उस भाषा को दाक्षिणात्य ऐसे भी कहा जाता है। कालिदास आदि के इसमें वो महाराष्ट्री या मराठी का वर्णन नहीं है, लेकिन दाक्षिणात्य यह शब्द का उल्लेख जरूर मिलता है। और इतिहासकार हो या भाषाकार उस भाषा को दाक्षिणात्य भाषा यानी महाराष्ट्री ऐसा उसका कथन कहते हैं। और हाल राजा के समय से फिर इस राष्ट्र का उदय हुआ और विकास हुआ, और यह राष्ट्र जो था, दक्षिण राष्ट्र जो था, धीरे धीरे विकास करता गया और महा बड़े राष्ट्र में परिवर्तित हुआ। इसलिए इस राष्ट्र का नाम महरठ या महाराष्ट्र, ऐसा इसका नामकरण अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलता है। अलग अलग इसके रूप पाए गए हम देखते हैं। मैंने जैसे कहा मरहट या मरहट, जो शब्द का विकास हुआ है उसके माध्यम से वैसे ही उसका विकास हम आज देखते हैं। तो इस प्रकार से ईस्वी सन से भी पूर्व सातवाहन वंशीय राजाओं का विकास हुआ, और उसी वंशीय राजाओं में इन 16 राजाओं का उल्लेख, 16 या 18 राजाओं का उल्लेख हमें इन सातवाहन वंश में मिलता है। करीब ईसा पूर्व 100 वर्ष से पूर्व से लेकर ईस्वी सन के 250 तक, यानी तीसरी शताब्दी तक सातवाहन वंशियों का जो विकास मिलता है। और इसी में श्रीमुख राजा जो श्रीमाली कहते हैं, तो यह सबसे प्रथम सातवाहन वंशीय राजा था। और इसका जो विकास था, इसका जो पथ था, ये हम कृष्णा, गोदावरी और दक्षिण की जो नदियां हैं, उन सब नदियों का वर्णन उस समय में मिलता है। तो इस प्रकार से उन राजाओं का विकास हुआ, और इन राजाओं को सातवाहन वंशीय राजाओं के माध्यम से जानने के पश्चात इसी में एक राजा का विकास हुआ, उदय हुआ, 7वें छठे, उस राजा को
हाल राजा इस नाम से प्रसिद्धि मिली। महाकवि हाल या कवि वत्सल हाल या महाराजा हाल, हाल इस नाम से जाना जाने लगा। हम सोचते हैं कि अभी दुमटकर मैडम जी भी कह रही थी कि हम सोचते हैं कि मराठी या ये भारतीय भाषाएं जो है सीधी तरीके से संस्कृत से निकली, लेकिन उस पर प्राकृत का भी प्रभाव हुआ है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सातवाहन वंशीय सत्ता का जब उदय हुआ था, उस समय के जो सब उल्लेख मिलते हैं या उस समय के जो भी शिलालेख आदि मिलते हैं, उस समय के ताम्रपट भी मिलते हैं। आज हम जो कहते हैं कि ये इस देश का विकास हुआ, तो उस समय में जो भाषा थी वह उस संस्कृत नाम का उल्लेख उसमें कहीं भी नहीं आया है, क्योंकि सहज है ये कि मनुष्य सामान्य भाषा को बोलना पहले सीखता है और भाषा को तोड़ मोड़ करके उसके बाद में उसमें संस्कार करता है, फिर उसको संस्कृत भाषा हो जाती है। तो इस प्रकार से प्राकृत भाषा जो थी वो सहज रूप से निकली हुई भाषा, लोगों की भाषा उस समय में विकसित थी। और सातवाहन वंशीय राजाओं का विकास इतना हुआ, सिमुख राजा से लेकर निकला हुआ धीरे धीरे विकास करता हुआ, मैं अभी कह रहा था 17वां राजा जो था वो हाल था और उसने गाथा सप्तशती, आज का हमारा विषय है गाथा सप्तशती से लेकर ज्ञानेश्वरी तक महाराष्ट्री प्राकृत का और मराठी का विकास किस प्रकार हुआ। ज्ञानेश्वरी के बाद का तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बीच में जो विकास हुआ है वो बहुत ही आश्चर्यकारी और बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें अनेक पंथियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जैन रचनाकारों का तो इसमें बहुत विशेष करके योगदान है। तो इस प्रकार से 17वां राजा जो था हाल, वह कवि वत्सल क्यों कहा गया कि वो उसने अपने दरबार में अनेक प्राकृत कवियों को आश्रय दिया था और उसके माध्यम से उसने एक बार तो ऐसी घोषणा कर दी कि जो भी प्राकृत में एक भी गाथा रचना करके मुझे भेजेगा उसको मैं 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। और सबसे पहले लोगों में आस जगाई, लोगों में इच्छा जगाई, लोगों में रचना करने की एक कला जगाई और उसके माध्यम से उसने लोगों से गाथाएं मंगाई। गाथाएं मंगाने के 2 उद्देश्य थे, एक तो लोगों के लिखने की आदत हो और लोगों को जो पढ़ने की आदत हो, उसके साथ साथ लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है एक राजा को जानना बहुत आवश्यक है। उस माध्यम से उसने हाल राजा ने गाथाओं को संकलित किया और उसने जब गाथाएं मंगाई, नगर नगर से गांव गांव से गाथाएं आई और उन गाथाओं में जो है 1 करोड़ गाथाएं संकलित हुई। 1 करोड़ गाथाएं, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसने बांटी और उसके माध्यम से 1 करोड़ गाथाएं संकलित होने के पश्चात उसने उनमें से चुनकर सभी गाथाओं को एकत्रित किया। उसके माध्यम से चुनकर, जैसे संपादन कला कहते हैं, बहुत राजा खुद एक बहुत ही कुशल संपादक था, तो उसने अपने और अपने विद्वानों के माध्यम से 700 गाथाओं का चयन किया और उन गाथाओं को संकलित करके ग्रंथ बनाया। उस ग्रंथ का नामकरण हुआ गाथा सप्तशती। 7 शतकों का यह ग्रंथ, 700 ग्रंथ, 700 गाथाएं जिसमें संकलित हुई, ऐसा यह ग्रंथ इस नामकरण से गाथा सप्तशती, यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ संकलित हुआ। इन राजाओं का महत्व तो अपना बहुत था, क्योंकि ये सिर्फ कवि वत्सल नहीं थे, अपने राज्य को अच्छा नहीं चला रहे थे, तो इनका व्यापार जो है बहुत अनेक देशों तक चलता था। इसीलिए भारतीय संस्कृति जो है विदेशों में भी पहुंची और रोम, आज का जो हम रोम देश देखते हैं, तो रोम देश तक इन सातवाहन वंशीय राजाओं का व्यापार था, ऐसा उल्लेख वहां भी मिलता है और इनके इसमें भी मिलता है। क्योंकि वहां के जो रोम संस्कृति के जो कुछ कलाकृतियां है, आज भी नाने घाट आदि जो हाल वंशीय राजाओं के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में उत्खनन में हमें पाए जाते हैं। और रोम के इतिहास में जब देखा जाता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का वेन्ना तक, सह्याद्री पर्वत और इन सब पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र था यही महाराष्ट्र था। और इसी महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी और इस कपास की खेती से जो कपड़े बनते थे वो बहुत टिकाऊ होते थे
रोम में आज भी उत्खनन में उस समय के 2000 वर्ष पूर्व के कपड़े पाए जाते हैं। उन्होंने उसका टेस्टिंग किया है और विज्ञान के माध्यम से बताया कि ये जो है कपड़ा 2000 वर्ष प्राचीन है और ये इस प्रदेश का नहीं, ये भारत प्रदेश का, ऐसा उसका स्पष्ट उल्लेख क्या मिलता है। तो सातवाहन वंशीय राजाओं का जो व्यापार था वहां तक फैला हुआ था, उसके माध्यम से व्यापार के साथ साथ संस्कृति के लेन देन और भाषा का लेन देन जो है, भाषा के भी आवागमन उसमें हुआ और वहां के शब्द कुछ यहाँ पर आए। गांधार प्राकृत अभी जो कह रही थी मैडम, उसके माध्यम से उन प्राकृत के, उन वहां के भाषाओं के शब्द कुछ यहाँ पर आए और यहाँ के कुछ शब्द जो है, क्योंकि मैं आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास रहता था, वो हमेशा बोलते थे वहां के शब्द बहुत से यहाँ से मिलते हैं। जैसे हम मराठी में उसको साखर कहते हैं, उसी को हिंदी में शक्कर कहते हैं, प्राकृत की भाषा है। और वहां पर हिंदी में, इंग्लिश में भी शुगर कहते हैं और उसमें शॉकर कहते हैं वहां पर उस देश में। तो कितना उसमें साम्य है देखिए। तो शब्दों का भी लेन देन में, तो एक उदाहरण मात्र आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे अनेक उदाहरण है जिनके माध्यम से वहां उस समय की भाषा का, महाराष्ट्र के प्रांत की भाषा का जो है विकास जो है उस देश तक चला। इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि सातवाहन वंशी राजा में नायिका नाम की एक महारानी भी हुई, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की धर्मपत्नी थी। तो उसने भी जो है सातवाहन वंशी का, सिर्फ हम गाथा सप्तशती तक नहीं रुक सकते, क्योंकि वहां उसका नानी घाट का एक शिलालेख प्राप्त होता है। उस नानी घाट का शिलालेख बहुत ही सुंदर है और उसमें कुछ शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा लगता है कि आज के मराठी से भी कितना इसमें साम्य दिखाई देता है, वहां पर कितना उसमें कितना साम्य उसमें आता है। आज जो हम शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों को बहुत से कम फर्क के साथ हम उसमें देखे जाते हैं। तो इस प्रकार उसमें उस शब्द जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह महारथिनो अंगीय कुलवस घनम सगर गिरी वलयाय पथवीय प्रथम वीर सवसय महतमह। यानी महारथी अंगीय कुलोत्पन्न गिरि समुद्र वलयांकित पृथ्वी का वीर श्रेष्ठ महान ऐसे पुरुष श्रेष्ठ को, वो शिलालेख बहुत ही इसमें क्षतिग्रस्त है। तो जितने शब्द मिले हैं महारथिनो, आज से 2000 वर्ष पूर्व, 2020 वर्ष पूर्व जो है उस शिलालेख का करीब करीब उल्लेख दिखाई देता है। तो उसमें महारथिनो है ना, ऐसे इस प्रकार से, भले वो प्राकृत है लेकिन इस मराठी का पूर्व काल जो है, जो जन्म काल जो हम मानते हैं, मैंने कहा कि अशोक, मगध सम्राट, खारवेल, उसके पश्चात मागधी का प्रभाव कम हुआ और इस महाराष्ट्र प्राकृत का, हमारे दक्षिणात्य प्राकृत का, दक्षिणापथ के प्राकृत का विकास हुआ और वही बड़े राष्ट्र में फैलने के कारण महारथिनो, महाराष्ट्र की, बड़े देश की भाषा, इस प्रकार से वो विकसित हुई। और इसी प्रकार इनके उल्लेख भी आज के जो उल्लेख है उसमें मिलते हैं। उस जो गाथा सप्तशती में 700 गाथाएं है, एक एक गाथाएं पढ़ते तो बहुत आनंद आता है उसमें। तो उसमें पैठण, आज का जो हम पैठण क्षेत्र बोलते हैं, वो पैठण क्षेत्र का भी उसमें उल्लेख मिलता है। तगर क्षेत्र जो है, वो जहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता था, ऐसे क्षेत्र का वर्णन उस महाराष्ट्र प्राकृत में वर्णन आता है। और भोगवर्धन नाम से जालना के पास एक आज भी भोगवर्धन करके एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र का भी उल्लेख उसमें मिलता है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्रीय प्राकृत के उन शब्दों को आज भी हम देखते हैं कि कितने सहज प्रकार से इन सातवाहन वंशीय, जिनको आंध्र वंशीय भी कहा जाता था, और विदर्भ का भी उल्लेख उसमें आया है। तो उस प्रकार से दक्षिणाधिपति इस नाम से और आभीर जाति के लोग जो है उसके बाद में उनका विकास हुआ, क्योंकि ईस्वी सन 250 तक है, अभी जो चल रहा है उसमें 250 तक, 250 से 280 तक सातवाहन वंशीय राजाओं का प्रभाव चला। लेकिन उस प्रकार से 300-350 साल तक उनका प्रभाव चलता रहा। फिर धीरे धीरे जैसे ही प्रभाव उनका कम हुआ, क्योंकि आभीर जो एक वंशीय राजा थे, उन आभीर वंशीय राजाओं का प्रभाव बढ़ता गया और उन्होंने इस प्रदेश पर अपना कब्जा या अपना प्रभाव डाला। और इस प्रकार से सातवाहन वंशीय राजाओं के बाद, यानी
तीसरी शताब्दी, ईस्वी सन की तीसरी शताब्दी से लेकर हम देखते हैं कि इस प्राकृत को प्रभावित करने वाले क्षेत्र को भी धीरे धीरे महाराष्ट्रीय प्राकृत के क्षेत्र का भी विकास होता गया। इसी महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रभाव गुजरात प्रांत पर भी है, मध्य प्रदेश के प्रांत पर भी है, और इसी प्रकार महाराष्ट्रीय प्राकृत जो है वहां तक फैली हुई है। क्योंकि वररुचि नामक एक महाराष्ट्र प्रांत का ही एक व्याकरणकार जिसने जन्म लिया और उसने व्याकरण का विकास किया, उस व्याकरण ग्रंथ में उसने इस महाराष्ट्रीय प्राकृत को विशेष उल्लेखित किया। उससे पूर्व जो व्याकरण ग्रंथ मिलते हैं, भरतनाट्य का भरतमुनि का नाट्य शास्त्र आदि मिलता है, उसके पूर्व वाला तो उसमें महाराष्ट्रीय नाम से उल्लेख नहीं है, मैं तब बता रहा था। तो उसमें दाक्षिणात्य इस नाम से इस भाषा का उल्लेख मिलता है। लेकिन करीब जैसे साठे कॉलेज ने आज अरेंज किया कि उस वहां से बिल्कुल पकड़ा है कि वहां से ही महाराष्ट्रीय प्राकृत का विकास हुआ, और उस प्रकार से उसको वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में मागधी, शौरसेनी, अन्य भाषाओं का वर्णन थोड़े थोड़े में किया, और लास्ट में जो है अधिक भाग में महाराष्ट्रीय प्राकृत का वर्णन किया है। महाराष्ट्रीय प्राकृत का वर्णन के पश्चात अन्य भाषाओं को लिखते वक्त शेषम महाराष्ट्रीय वट, यानी आपको व्याकरण जानना है तो शेष जो व्याकरण है महाराष्ट्रीय प्राकृत की तरह, ऐसा वररुचि जो ईस्वी सन के बाद इसने अपने प्राकृत प्रकाश की रचना की, तो उस प्रकार से उसने उसमें उल्लेखित किया है। और महाराष्ट्रीय प्राकृत के नियमों को उस सबसे पहले प्राकृत प्रकाश में हम देखते हैं। क्योंकि कोई भाषा जन्म लेती है तो एक साथ उसका विकास नहीं होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है। उस प्रकार से भाषा के शब्द, अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य धीरे धीरे, और उसमें कुछ नियम बनाते हुए जो नियम बन जाते, अच्छे से नियम, उसको ठीक से नियम बनाए जाते हैं, तो व्याकरण उसका निश्चित होता है। तो उस प्रकार से तब तक, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सातवाहन वंशीय राजाओं की राजसत्ता प्रथम शताब्दी से थी, और उन्होंने अपना पूरा राज्य कारभार जो है महाराष्ट्र प्राकृत में चलाया। कोई भी राजसत्ता, कोई भी राजा अपना राज्य तब तक उस भाषा में नहीं चलाता जब तक उस भाषा का बहुत बड़ा विकास हुआ ना हो। इसका अर्थ यही है कि सातवाहन वंशीय राजाओं का जब विकास हुआ था, तब उस समय जो है महाराष्ट्र जो है अपने चरम सीमा पर थी, अपने उच्च कोटि के उस लेवल में थी। इसीलिए उन राजाओं ने इस भाषा को चुना, और इस भाषा को चुनते हुए उसको अपने राजभाषा बनाया। तो इस प्रकार से आगे भी जो है, मैंने बताया आभिर राजा जो थे, आभिर ये शब्द तो आज भी हम देखते हैं, अनेक भजनों में, गीतों में, गायनों में इस प्रकार से आभिर शब्द का वर्णन देखते हैं। इसका अर्थ अलग है, लेकिन उसका संबंध कुछ प्रकार से उस समय का भी है। इस प्रकार से उसमें जो है विकास होता गया, और इस विकास में ही गाथा सप्तशती जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण विशेष अपना स्थान है। क्योंकि उन 700 गाथाओं में महिलाओं ने भी अपने विचार रखे हैं, और इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ, और उस विकास के माध्यम से जो है महाराष्ट्र प्राकृत धीरे धीरे बढ़ती गई, और उस बढ़ते हुए महाराष्ट्र को जो है अनेक लोगों ने संवारा। जहां तक महाराष्ट्रीय यह भाषा कहा जाता है, वो करीब करीब 6वीं शताब्दी तक, हमें ईस्वी सन पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी तक। माझा आवाज येतोय माझा? हो येस सर. हा, एक त्यातलं लॉस झालेलं आहे कनेक्शन, त्यामुळे सांगतो. तो महाराष्ट्रीय प्राकृत का जैसे जैसे विकास हुआ, पूर्व महाराष्ट्र, मुख्य महाराष्ट्रीय प्राकृत की भाषा को जैसे जैसे उनको उसका नामकरण था, वो करीब करीब 5वीं-6वीं शताब्दी तक उसमें रचनाएं भी हुई, और उस समय से 6वीं शताब्दी से लेकर उसमें फिर से भाषा में विकास होता गया। क्योंकि प्राकृत यह ऐसी भाषा है जो सहज है और प्राकृतिक है, और यह प्राकृतिक होने के कारण वह अपने आप में विकास होने का एक पूरा माध्यम बनती है। उसके माध्यम से उसने जो है उस भाषा ने जो है अपना नया विकास क्रम चुना, और विकास क्रम के माध्यम से उसने
अपने भाषाओं में नए शब्दों को सम्मिलित करने का जो है उसने स्वीकार किया। इसीलिए जो हम कहते हैं कि संस्कृत जो प्रभाव मराठी पर भी आया है, पहले तो सबसे पहले प्राकृत और सहज देशी भाषाओं का इसमें मिश्रण है, और उसमें संस्कार होने के पश्चात अपभ्रंश प्राकृत उसका धीरे धीरे अपभ्रंशीकरण होने लगा, और उस अपभ्रंशीकरण में उस प्राकृत भाषा में संस्कृत के और अन्य अन्य क्षेत्रों के भी भाषा जो है, शब्द जो है उसमें जुड़ने लगे, और वहीं से उसका नामकरण जो है अपभ्रंश प्राकृत इस प्रकार हुआ। अपभ्रंश ये जो है, यह इस भाषा में सबसे ज्यादा रचनाएं देखी जाती है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में हम जब देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े अच्छे कवि इसमें रचनाकार हुए, जिन्होंने इसके माध्यम से अपने विचारों को, अपने विषयों को रखने का इसमें प्रयास किया। तो वो जो है धनपाल कृत भविष्य यत्त कहा, भविष्य दत्त की कथा अभी अभिदा मैडम भी बता रही थी कि वसुदेव हिंडी ये जो है, ये जो ग्रंथ है पैशाची प्राकृत में सबसे पहले महाराष्ट्र प्राकृत में का भी उसमें प्रभाव है, और कथा सरित सागर हम जो ग्रंथ कहते हैं आज, उसका जो है उसका पूर्व जो ग्रंथ था वो तो गुणाढ़ कृत बृहत कथा वड्ड कहा, इस प्रकार से उसका विशेष उसमें विशेष ऐसा उसका विवेचन था। लेकिन वो आज ग्रंथ अनुपलब्ध होने से, लेकिन कथा सरित सागर जिन्होंने उसको लेखन किया संस्कृत में और उसके माध्यम से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से गुणाढ़ के बृहत कथा, जिस पर महाराष्ट्रीय प्राकृत का बहुत बड़ा प्रभाव था, लेकिन उसके पश्चात जो है अपभ्रंशीकरण महाराष्ट्र प्राकृत का हुआ, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश इस नाम से यह भाषा जाने जाने लगी। और उस समय से बहुत ही विद्वान ऐसे कवियों ने इसमें लेखन किया है, जिसमें भविष्य कहा, अभी जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, तो भविष्य कहा जो धनपाल बहुत ही महान कवि थे, करीब तो उस समय के उन्होंने उसमें भविष्य 3 कवि जो है इसमें विशेष करके महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में रचनाकार में, ऐसे तो बहुत महाराष्ट्रीय प्राकृत के रचनाकार हुए, लेकिन 3 कवियों को बहुत विशेष ऐसा स्थान दिया गया है। जैसे मैंने बताया धनपाल, दूसरे थे पुष्पदंत कवि, बहुत ही सुलझे हुए विद्वान और विविध विषयों के जानकार ज्ञाता ऐसे पुष्पदंत कवि, जिन्होंने नायक कुमार चरियु, जसहर चरियु और महापुराण ऐसे 3 ग्रंथों को उसमें लिखा। जसहर चरियु, नायक कुमार चरियु और महापुराण अलग अलग विषयों में ग्रंथ का लेखन करते हुए उसमें जो स्त्री पात्रों का वर्णन है, उन स्त्री पात्रों के माध्यम से, ऐसे तो ये धर्म ग्रंथ होते हुए उनमें भी और पुराण ग्रंथ होते हुए भी उनमें स्त्री पात्रों का जो वर्णन है, उन स्त्री पात्रों का वर्णन करते समय उनके मुख से जो भाषाएं दिखाई गई है, उसे जसहर चरियु, नायक कुमार चरियु और महापुराण, इन 3 ग्रंथों को लिखकर पुष्पदंत जी ने महाराष्ट्रीय प्राकृत में क्रांति लाई, क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं का, स्त्री पात्रों का वर्णन उसमें किया है, उन स्त्री पात्रों के माध्यम से हम देखते हैं उनकी वेशभूषा, उनके बोलने का तरीका, यह सब जो है महाराष्ट्र प्रांत के महिलाओं से बिल्कुल मेल खाता है, उसमें जुड़ाव हमें दिखाई देता है। तो उस प्रकार से उस माध्यम से उन्होंने उसमें उसका वर्णन करने से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा में भी मराठी के अनेक शब्द आए हुए हैं, और विचारों में भी, और जो उसके वार्तालाप है उसके माध्यम से भी हमें ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और आने वाली मराठी का ये निश्चित ही जन्म काल था, ऐसा ये दूसरा रूप था, ऐसा हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और देवसेन कृत सावय धम्म कहा, श्रावक धर्म कथा, सावय धम्म कहा, यह ग्रंथ जो है यह भी बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके माध्यम से भी इसके लिए हरमन जाकोबी हो या अनेक विदेशी विद्वानों ने भी उसको बहुत ही इन भाषाओं को स्पष्ट रूप से इन ग्रंथों का अध्ययन करने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से यह जो भाषा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, इसका उन्होंने प्रमाण दिया है, प्रमाणीकरण किया है, इस प्रकार से उसको उन्होंने माना है।
इसी प्रकार से इस महाराष्ट्रीय प्राकृत के इस प्रभाव का विकास होता गया और हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में वाकपति राज जो बहुत बड़े कवि हुए, बहुत बड़े लेखक हुए, उन्होंने जो है वाकपति राज ने गौड़वध जिन्होंने विष्णु जी का उसमें वर्णन भी दिया है, अलग अलग प्रकार से उस ग्रंथ में वर्णन आया है। तो गौड़वह यह भी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश महाराष्ट्र का बहुत ही सुंदर ऐसा ग्रंथ है। आज वो प्रकाशित भी है विविध जगह से, और उस माध्यम से महाराष्ट्रीय प्राकृत का उन्होंने विकास यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसी विकास क्रम में आगे चल के मैं बार बार इन सभी कवियों का, रचनाकारों का उल्लेख कर रहा हूँ, और उसमें अधिकतर जो कवि है, जो जैन कवि है, जैन कवियों को इस महाराष्ट्रीय प्राकृत को जतन करने का, क्योंकि ये देखिए कई जगह पर उल्लेख हरमन जाकोबी ने आदि जो भाषा के अभ्यासक, तो उन्होंने उसको जैन महाराष्ट्र ऐसे कहा, लेकिन मैं समझता हूँ भाषा को किसी जाति या धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता है। भले ही उनकी रचनाएं अधिक हुई हो, लेकिन भाषा तो पूरे समूचे विश्व की होती है, उस समूचे वर्ग की होती है, समूचे उस देश की, राष्ट्र की होती है। लेकिन रचनाकार जो है, क्योंकि प्रगल्भ पठन पाठन की पद्धति, स्वाध्याय की पद्धति, अध्ययन की पद्धति सबसे ज्यादा उस समय में भी, और विकास भी उस समय में जैन लोगों का होने से उस समय जैन रचनाकारों ने, जैन आचार्यों ने, जैन संतों ने, त्यागियों ने उसमें रचनाएं की। और इसी क्रम में हरिभद्र सूरी एक बहुत बड़ा नाम आता है। तो हरिभद्र सूरी जी ने उस ग्रंथ की रचना की, अनेक उन्होंने ग्रंथ रचनाएं की है, लेकिन एक कथा में कथा उपकथा, बहुत ही आकर्षक ऐसा ग्रंथ उन्होंने रचा है। उसको तो उसका नाम है समराइच कहा, ऐसा इस ग्रंथ का नाम है। और उसके माध्यम से उन्होंने वीर समरादित्य, समराइच यानी समरादित्य ऐसा नाम है, और उसका प्राकृतिकरण, प्राकृत जो है शब्द समराइच ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है उन्होंने उस समरवीर के उस गाथा को बताते हुए, धर्म कथा बताते हुए उस कथा को, उपकथाओं को विकसित किया है बहुत अच्छे तरीके से। महाराष्ट्र प्राकृत में भी ऐसे कथा ग्रंथ तो उस काल से भी विकसित थे। इस प्रकार से अपभ्रंश महाराष्ट्र प्राकृत में विकसित हुआ यह बहुत ही सुंदर ऐसा ग्रंथ इसमें हमें देखने को मिलता है, जिसको हम समरालित कहा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक उसी विकास क्रम में ईस्वी सन 780 का एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृत महाराष्ट्रीय प्राकृत का ग्रंथ हमें मिलता है, और उस ग्रंथ का नाम है कुवलय माला नामक यह ग्रंथ हमें दिखाई देता है। और इस ग्रंथ का जो है, इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बहुत ही सुंदर ऐसा महाराष्ट्र का, मराठी का नामकरण उसमें आया है। 780 के करीब रचना हुई इस ग्रंथ में मरहट्टा ऐसा उल्लेख आया है। दड़मड़ह सामलिंगे सहिरे अहिमान कलहसीलेय दिन्नल्ले गाहिल्ले उल्लविरे तत्तमरहट्टे। बहुत ही विशेष बात आपको मैं बता रहा हूं कि इस कुवलय माला, यह भी कथा उपकथाओं का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण का एक ग्रंथ है। इसमें प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जी ने बहुत ही बड़ा अध्ययन भी किया है। इसका बहुत कुवलय माला का सांस्कृतिक अध्ययन करके बहुत अच्छा सुंदर ग्रंथ लिखा है। उसको अगर देखते हैं तो उसके कैसे विकसित अलग अलग पहलू है वो दिखाई देता है। लेकिन अभी जो मैंने गाथा गाई, उस गाथा में विशेष कर से मरहट्ट प्रदेश का व्यक्ति कैसा होता है इसका वर्णन इसमें आता है, और इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये अपभ्रंश महाराष्ट्र प्राकृत है, मराठी भी है और मराठी का पूर्व काल भी है। दड़ मड़ह सामलंगे, दड़ ने दृढ़, दड़ का अर्थ प्राकृत में दृढ़ अपन जो म्हणतो उस दृढ़ को प्राकृत में दड़ कहते हैं। मड़ह सामलंगे ने ठेंगना, बहुत ज्यादा मराठी व्यक्ति की जो हाइट होती है वो बहुत महाराष्ट्र प्रांत के व्यक्ति की बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है।
बहुत कम भी नहीं होती है, लेकिन एक मध्यम उसी प्रकार से सहिरे अहिमान, सहिरे सब सहन करने वाला, अहिमान यानी काला, बहुत गोरा भी नहीं होता। जैसे कश्मीर प्रांत के जो है, उस प्रांत के जो लोग देखे जाते हैं बहुत ही गौर वर्ण के, लाल वर्ण के देखे जाते हैं, और नीचे जब जाते हैं तो उसमें श्याम वर्णीय बहुत देखे जाते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र प्रांत का जो व्यक्ति होता है तो अहिमान कलहशीले, ये बहुत ही सुनकर आपको आश्चर्य होगा, उस समय में भी ऐसे ही थे महाराष्ट्र के लोग। कलहशीले, कलहशील यानी हमेशा झगड़ने को, लड़ने को तैयार, किसी भी कोई बात हो तो तुरंत उठ के मरहट, यानी इस मराठी का एक मरहट का एक अर्थ ऐसा भी किया जाता है मरघट, यानी जहां पर हमेशा लड़ने झगड़ने मारने मरने की बात होती हो वो मरहट, मरघट, मरघट जैसे कहते हैं ना हिंदी में, तो मरघट इस प्रकार से भी इस प्रदेश को देखा जाता है। कलहशीले यानी हमेशा झगड़ने के लिए तैयार, डरता नहीं किसी से, एक अपने आप को दृढ़ मानने वाला। कलहशीले दिनले यानी अभिमान, बहुत ही उसको स्वाभिमान भी होता है। गहिल्ले उल्लविरे तत्थ मरहटे, सहनशील भी होता है। और जो दिनल्ले गहिल्ले, देखिए कितना शब्द है, दिनल्ले गहिल्ले, दिनल्ले यानी दिले, मराठी में कहते हैं देण्यासाठी आपण म्हणतो ना आपण दिले, गहिल्ले यानी घेतले अर्थात लिया, दिया, लिया, ऐसा शब्द जिसमें इस्तेमाल होता हो जो महाराष्ट्र प्रदेश है और वो मराठी प्रदेश है। तो 700 ईस्वी सन 780 में ऐसे इस प्रकार से विकास हुआ। उसके पश्चात का मैंने 3 ग्रंथों का भी उल्लेख किया, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और करीब 9वीं 10वीं शताब्दी में जो है, अभी मैंने हरिभद्र सूरी जी का वर्णन किया तो उनका भी वर्णन उसमें आता है। उसी प्रकार से देखा जाता है ईस्वी सन 980 में महाराष्ट्र का विकास कर्नाटक प्रांत तक कैसा था, तो वो श्रवणबेलगोला के उस महामूर्ति के चरण कमल से हमें ज्ञात होता है, जिसमें लिखा हुआ है चामुंडराय करवियले गंगाले सुक्ताले करवियले। मैंने अनेक ग्रंथों का उल्लेख अभी आपके सामने नहीं किया है, आपके लिए नए है, बस मैं आपको बीज मात्र ये ग्रंथ बता रहा हूँ। तो उस प्रकार से उन ग्रंथों के माध्यम से उन भाषाओं का विकास हुआ। और हम कहते हैं कि इस पर संस्कृत का प्रभाव अधिक हुआ है, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि मराठी भाषा पर जो है संस्कृत से अधिक द्राविड़ी भाषाओं का प्रभाव ज्यादा पड़ा हुआ है। इसलिए करीब 50% तक द्राविड़ी भाषाओं के शब्द जो है, कन्नड़ीचे शब्द जसे तसे अप्पा हे ते, अनेक शब्द जो है उसमें जैसे के तैसे आज भी विद्यमान है इस मराठी में। उस द्राविड़ी भाषाओं के, द्रविड़ी प्रदेश के जो शब्द है जैसे के वैसे विद्यमान है। इस प्रकार मैं 10वीं शताब्दी में आ रहा हूँ, तो उस 10वीं शताब्दी में जो है जो विकास हुआ, उस 10वीं शताब्दी में उस विकास में चामुंडराय करवियले गंगाले सुक्ताले करवियले, ये भगवान बाहुबली के मैसूर प्रांत के निकट हासन आज जो जिला है उसमें जो श्रवणबेलगोला क्षेत्र है, पहाड़ पर विंध्यगिरी, उसके उस पहाड़ पर ये जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से सह्याद्री से चलती हुई आगे भी विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं है, उन श्रृंखलाओं के बीच में वहां पर सुंदर बाहुबली के उत्तुंग ऐसी 52 फीट मूर्ति का निर्माण हुआ। तो उस समय में उसके नीचे जो है महाराष्ट्री मराठी का विकास मिलता है। और ये जो मराठी है ये अभ्यासक कहते हैं और उल्लेख भी आया है कि ये कोंकणी मराठी जो है, कोंकणी का प्रभाव, करवियले, आज भी वहां वैसे ही बोलते हैं, रत्नागिरी कोंकण आदि प्रदेश जो है वहां पर आज भी ऐसा ही बोलते हैं, सुत्ताले, सुत्त यानी पुत्र, करवियले कराया। तो इस प्रकार से उस समय जो विकास हुआ, तो उस समय का विकास जो है उस मूर्ति पर, उस शिलालेख पर, मैं ग्रंथों का भी मैंने वर्णन किया, शिलालेख में भी वर्णन किया, उसी प्रकार जो है ताम्रपटों पर भी जो अनेक चाहे सातवाहन वंशीय राजा हो या उसके बाद भी जिन्होंने अबीर राजाओं ने भी जिन किन को अपने कुछ दान हो या किसी क्षेत्र के लिए कोई जगह भेंट की हो या कोई क्षेत्र छोड़ा हो, सामंत तक लिखा हो, तो उसमें ताम्रपटों में भी इन शब्दों का, महाराष्ट्रीय शब्दों का उसके पश्चात करीब 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर आगे बढ़ता गया और अपभ्रंश प्राकृत का विकास होता गया, अपभ्रंश मराठी अपभ्रंश का विकास होता गया और उसका भी वर्णन, उसका भी चित्रण उसमें हमें देखने को मिलता है। तो उस माध्यम से विकास हुई यह भाषा, ये जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो
जब हम देखते हैं उसमें अनेक विकास होते गए और जैन रचनाकारों के साथ साथ हम देखते हैं पद्मगुप्त नामक एक जैन कवि थे, तो उन्होंने नव साहसांक चरित्र इस चरित्र की रचना की है करीब 11वीं शताब्दी के करीब। यह जो हरिभद्र सूरी है उनका भी कुछ रचनाकार यही वर्णन करते कि 10वीं 11वीं शताब्दी में थे। तो नव साहसांक, इसमें भी अनेक महिलाओं का वर्णन आता है, अनेक मराठी शब्द, महाराष्ट्रीय प्राकृत का पूरा प्रभाव, पूरा महाराष्ट्रीय प्राकृति है। यह थे गुजरात से आए हुए, लेकिन मूलतः गुजरात से होते हुए भी, क्योंकि वो गुजरात प्रांत भी महाराष्ट्र बड़े प्रांत में सम्मिलित था, तो उस प्रकार से नव साहरक चरित्र इस ग्रंथ में पद्मगुप्त नाम के इस कवि ने बहुत सुंदर तरीके से उस क्षेत्र का, यहाँ के स्थानों का वर्णन यहाँ पर उसमें किया है। और उसके पश्चात तो आप हम सब जानते हैं विवेक सिंधु, जो विवेक सिंधु हम मराठी का जो प्रथम ग्रंथ ऐसे कहते हैं। तो उस समय में भी जो है अपभ्रंश महाराष्ट्र का विकास हो रहा था और नए मराठी ने जन्म लेना प्रारंभ किया था। इस आधुनिक कालीन जो मराठी है उस मराठी के जो है, क्योंकि संस्कृत के शब्द भी जुड़ने के कारण सौम्य रूपी जो प्राकृत भाषा थी उसमें कठोर रूपी भी शब्द उसमें सम्मिलित होते गए। अनेक भाषाओं ने भी उसमें अपना योगदान दिया। इस माध्यम से इस महाराष्ट्र प्राकृत को मराठी, महाराष्ट्री, मराठी, ये सौम्य रखता है शब्द, लेकिन वही मराठी ऐसे जब कहते हैं तो उसमें एक जोर आता है, तो एक कठोरता उसमें जो है भाषा में, चाहे उसके अंदर मृदुता हो लेकिन एक शब्दों में भी कठोरता, कहने की ताकत और काव्य रूप। महाराष्ट्रीय प्राकृत को संस्कृत नाटकों में भी अधिक से अधिक जगह मिली है और काव्य रचनाकारों में भी सबसे ज्यादा काव्य रचनाएं महाराष्ट्रीय प्राकृत में इसीलिए की है क्योंकि गायन शैली इसमें बहुत है। इसीलिए तो पोवाड़े जो है सबसे, जो पोवाड़े यह शब्द भी जो है उसी काल का है और उस काल में भी पोवाड़े आविर यह रचे जाते थे, उस माध्यम से जो है रचनाएं होती थी। और विवेक सिंधु यह जो प्राकृत महाराष्ट्र से लेके आगे चलने वाला मराठी का आद्य ग्रंथ, हम कभी उसको कहते हैं आज मराठी के अभ्यासक, तो उस प्रकार से विवेक सिंधु का भी जन्म हुआ था। और उसी प्रकार से अनेक जो है पंथ उसमें आते गए और देखा जाता है कि उसी समय उसके पश्चात एक महानुभव पंथ का भी उल्लेख उसमें आता है और महानुभव पंथ की भी अनेक रचनाएं महाराष्ट्रीय प्राकृत से लेकर अपभ्रंश महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद के मराठी और अपभ्रंश प्राकृत, इन दोनों के बीच की रचनाएं इन महानुभव पंथ की रचनाओं में देखी जाती है। जो चक्रधर जो थे, उन्होंने चक्रधर गुजरात के जो थे, उन्होंने गोविंद प्रभु अपने जो गुरु थे तो उनके संबंध में बहुत ही सुंदर रचनाएं की है। वो आए उस गुजरात, वो भी गुजरात से आए, लेकिन वो महाराष्ट्र के जो है अमरावती के निकट उसका स्थान उल्लिखित होता है, अमरावती के निकट। तो उस महानुभव पंथ का वहां पर विकास हुआ। महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और मराठी के बीच का जो काल था, स्वर्णिम काल था, जुड़ने वाला काल था, मराठी की भी रचना शुरू हुई, लेकिन साथ साथ अपभ्रंश प्राकृत में भी, अपभ्रंश महाराष्ट्रीय प्राकृत में भी रचनाएं जैन कवियों ने उसी प्रकार शुरू रखी। क्योंकि 16वीं शती तक देखते हैं, 17वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि अपभ्रंश में भी उस समय तक रचनाएं हुई है। भले ही महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से लेकर मराठी का विकास होता गया और मराठी 12वीं शताब्दी से अपना स्थिर रूप लेने लगी थी, लेकिन फिर भी वहां पर 16वीं 17वीं शताब्दी तक अपभ्रंश महाराष्ट्र में भी रचनाएं हम देखते हैं। तो इस प्रकार से चक्रधर जो है महानुभव पंथ का, हम लीला चरित्र यह जो ग्रंथ है बहुत ही सुंदर ग्रंथ, जिसमें जिनके गुरु गोविंद प्रभु जी थे, तो उसमें लीला चरित्र में बहुत ही इनके विचार जो थे वो विचार उन्होंने उसी में संन्यास्त जीवन को भी बहुत महत्व दिया और उसमें अहिंसा व्रत को बहुत ही महत्व दिया है। महाराष्ट्र का यह
ग्रंथ होते हुए भी उसमें इन आध्यात्मिक चीजों को ही इसमें विशेष रूप से वर्णन करके इसमें इसका विवेचन किया है। तो इस प्रकार से, और उसके पश्चात आए हमारे इस प्रदेश के, इस देश के, इस महाराष्ट्र देश के, महाप्रदेश के हमारे श्रेष्ठ रचनाकार ज्ञानेश्वर जी। तो इन ज्ञानेश्वर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हुए उसका जो महाराष्ट्र प्राकृत के अपभ्रंश का अंतिम काल और मराठी का आरंभ काल जो हम कहते हैं, तो उस प्रकार से उन्होंने जो है, जैसे जिस प्रकार से महाराष्ट्र प्राकृत के इस विकास को एक स्वर्ण का शिखर जिन्होंने चढ़ाया, अगर हम इसे कह सकते हैं, तो उस प्रकार से अंतिम काल में ज्ञानेश्वर जी ने और मराठी की पताका उन्होंने उस प्रकार से उसमें लिखी है। महानोवा पंथ में भी शिशुपाल वध, वस्त्रहरण, रुक्मिणी स्वयंवर, ज्ञानबोध, ऐसे अनेक काव्य के माध्यम से इस भाषा का विकास किया, मराठी का विकास किया। लेकिन उसके पश्चात इस संत परंपरा में महाराष्ट्र प्राकृत को अंतिम रूप दिखाते हुए और मराठी का प्रारंभ रूप दिखाते हुए ज्ञानेश्वर जी हो या विसोबा खेचर जी हो, उसके साथ साथ नामदेव जी हो, चोखा मेला जी हो, कान्हो पात्रा जी हो, मुक्ताबाई जी, तुकाराम जी, इन्होंने भी, इन सब ने मराठी को बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से, यह महाराष्ट्र का एक उत्तर रूप है, इस प्रकार से उसको दृढ़ करने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने उस प्राकृत को दृढ़ करने के लिए संत एकनाथ जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, संस्कृत वाणी देवे करवेली तरी काय प्राकृत तोरा करवेली। देखिए क्या कह रहे हैं कि संस्कृत वाणी देवे करवेली, ऐसा देववाणी संस्कृत कैसे हम बोलते हैं, वह हमारा आदर है, सम्मान है, एक श्रेष्ठ भाषा इसलिए। लेकिन अगर संस्कृत भाषा देव के द्वारा की गई है तो क्या प्राकृत का चोरों से कराई गई है, ऐसा प्रश्न वो पूछते हैं अपने उस रचनाओं में। मतलब अपने इस महाराष्ट्र प्राकृत के लिए वो कितने दृढ़ है, आपकी संस्कृत भाषा है, लेकिन हमारी प्राकृत भाषा भी कोई कम नहीं है, ये भी एक श्रेष्ठ भाषा है, ऐसे कहते हुए मराठी का महात्म्य बताते हुए ज्ञानेश्वर जी, जिनका हम आज अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, महाराष्ट्रीय प्राकृत के विकास के साथ साथ मराठी का प्रारंभ काल कहते हुए महाराष्ट्री का और मराठी का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में स्पष्ट रूप से कहा है, माझ्या मराठीचे बोलू कवितके परि अमृता ते ही पैजेसी जिनके, यानी मेरी मराठी जो है वो कोई अमृत से कम नहीं है। ये अन्य भाषाएं बहुत सुंदर है, मैं सबका आदर करता हूँ, लेकिन मेरी मराठी महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्र अपभ्रंश से आती हुई ये जो मराठी भाषा बनी है, ये भी कोई कम नहीं है। ये अमृत, हम भजन भी सुनते हैं, अमृताहुनी गोड़ नाम, तो उस प्रकार से ज्ञानेश्वरी में भी एक बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें वर्णन आया है कि मैंने कहा, माझ्या मराठीचे बोलू कवितके परि अमृता ते ही पैजेसी जिनके, वो अमृत से भी अधिक मीठे ऐसे उन शब्दों को जीतने वाली एक ऐसी मराठी है। अंत में मैं एक तुलना करता हुआ अपने वाणी को वहां विराम देता हूँ। जो हमारे गाथा सप्तशती है, उसके अनेक ऐसे गाथाएं हैं जिनको आज हम वर्णन करते जाएंगे तो समय हमें कम पड़ जाएगा, लेकिन एक जैन विनानन विजयी अणुविजयी स आवार होवी, पत्ते विना हृदय भणकस वल्ल हो अग्गी। अभी आपको नए शब्द सुनाई दे रहे हैं, लेकिन मैं एक शब्द बताऊंगा तो ये मराठी की तरह ही है। जैन विना न जीवित जय, जिसके बिना जीवन जीना संभव न, जैन चाचा विना बिना, हम मराठी में भी कहते हैं चाचा बिना, जैन बिना न जीवित जय, जिसके बिना जीना संभव ही नहीं है। उस अग्नि को भले ही हमारे घर को जलाती हो, लेकिन उस अग्नि को हम छोड़ भी नहीं सकते, न जीवित जय। ऐसे इस प्रकार से है। एक अंत पद जो है, जो पद गाथा सप्तशती में भी आता है और ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में भी उसको वर्णित किया है, उस पद को बोलते हुए मैं अपने इस वाणी को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ, क्योंकि यह जो इतिहास है भाषा का, बहुत ही ऐसा सुंदर, ऐसा
उसका प्रवास है। तो इस प्रवास में गाथा सप्तशती में 248वें गाथा में यह कहा गया है, पक्का निम्ब फलाई नव का ए खज्जंती। यानी एक कवि जो है, ग्रामीण कवि है, वो कह रहा है पक्काई निम्ब फलाई, उसको सहज दिख रहा है, वो अपने इस रचना में लिख रहा है पक्काई निम्ब फलाई। जो कड़ू नीम का जो पेड़ होता है वो कड़वा होता है, लेकिन उस कड़वे नीम के पेड़ पर जो फल आते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। तो ये कौवा जानता है, और वो कौवा क्या करता है, पक्काई निम्ब फलाई, पके हुए नीम के फल जो है वो कौवा क्या करता है, वो खा लेता है। यानी पके हुए नीम के फल वो कौवा खा लेता है। वही ज्ञानेश्वरी के 9वें अध्याय में 438वें उस ओवी में आया है, 438 नंबर में, निम्म निंबोळिया मोडोनी आला तो कावळा यासी सुकाळ झाला। निम्म निंबोळिया मोडोनी आला, अरे नीम के कड़वे पेड़ पर भी जब कड़निम्ब के जो उसके पेड़ पर जब फल पकते हैं तो कौवे भी चहकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आनंद विभोर होने लगते हैं। यानी ऐसे कठिन समय, कठिन से कठिन, जैसे नीम का जो पेड़ है वो भी अपना मीठे फल जब देता है तो बुरे लोग भी सुख की, शांति का अनुभव करते हैं। यह जो पद है गाथा सप्तशती में भी आता है, और विकास होते होते जब तक ज्ञानेश्वरी आई है तो उस ज्ञानेश्वरी में भी अपना जो है वक्तव्य, अपना जो विवेचन है, उन्होंने ज्ञानेश्वरी ने भी उस प्रकार से किया। निश्चित ही गाथा सप्तशती का अध्ययन ज्ञानेश्वर जी ने भी किया होगा, उसमें भी उन्होंने देखा होगा, और उस प्रकार से अपने अनुभव से ज्ञानेश्वर जी ने जब मराठी का प्रथम पद था, मराठी का लीला चरित्र जब विकास हुआ था, उसके बाद में ज्ञानेश्वर जी ने जब इतने रचनाएं की थी, मराठी का कितना उनको अभिमान था। एकनाथ जी हो, संत एकनाथ जी हो, या चाहे ज्ञानेश्वर जी हो, या हमारे महाराष्ट्र के संत हो, इन सब ने, चाहे जैन संत हो, महानुभावी पंथ के हो, या फिर नाथ पंथी हमारे एकनाथ जी आदि ज्ञानेश्वर जी हो, इन सब पंथियों ने इस मराठी को, इस महाराष्ट्र अपभ्रंश को विकास किया, विकास के मार्ग पर इसको हमेशा बनाए रखा। ऐसे इस विकास के मार्ग पर बने हुए महाराष्ट्रीय प्राकृत से लेकर मराठी तक का यह प्रवास बहुत ही सुंदर है। इन ग्रंथों को आप जरूर पढ़िए, मैंने बहुत ग्रंथों के आज उल्लेख किए हैं। इन ग्रंथ, ये जो प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी हो, या और भी भारतीय ज्ञानपीठ से कुवलयमाला छपी है, और अन्य भी ग्रंथ छपे, सम्राज्य कहा जो है भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन है, उससे भी छपा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। निश्चित ही आप इसका लाभ लीजिए। तो यह जो प्राकृत भाषा है, आज महाराष्ट्रीय प्राकृत से उद्गम हुई इस मराठी भाषा को एक जो नेचुरल लैंग्वेज, एक क्लासिकल लैंग्वेज के लिए बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। ये बहुत ही देर से प्रयास हुआ है, लेकिन निश्चित ही ये सच प्रवास है। ये मैं अगला मेरा प्रोजेक्ट यही चला रहा हूँ कि व्याकरण के माध्यम से इस प्रकार से, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि ये समझते हैं कि ये मराठी महाराष्ट्र से निकली या संस्कृत से निकली, लेकिन सचमुच में महाराष्ट्र से ही उसका विकास कैसे हुआ, इसके बीच में संस्कृत ने कैसे आधार दिया, इसका जो है, इसका प्रोजेक्ट हमारा आगे शुरू होने वाला है। तो निश्चित ही उसके माध्यम से भी आपको नए नए तथ्यों का आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज साठे कॉलेज मुंबई हमेशा ही नए नए विचारों को लेके भाव रखता है। तो उस माध्यम से महाराष्ट्रीय प्राकृत, जो कि मराठी का विकास हुआ गाथा सप्तशती से लेकर ज्ञानेश्वरी तक, वो किस प्रकार से विकास हुआ, उनमें किस प्रकार से शब्द जुड़ते गए। आज तो मैंने शब्दों के उदाहरण बहुत कम दिए आपको, ऐसे ऐसे शब्द आपको बताऊंगा तो ऐसे लगा रहे ये तो सचमुच में हमारे महत्वपूर्ण जीवन के शब्द है। तो इस प्रकार से इसका विकास जो है ज्ञानेश्वरी तक, उन गाथा सप्तशती रचनाकार जिन्होंने संकलित किया, उन हाल राजा को भी नतमस्तक होता हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर विचार रखा, और ज्ञानेश्वरी की रचना करने वाले ज्ञानेश्वर जी को भी बहुत बहुत उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने मराठी के इस प्रथम पद को, प्रथम स्थान, प्रथम काल में उसको बहुत बलशाली किया, प्राकृत को बलशाली किया। ऐसे उन भाषा के प्रेमियों को, भाषा के रक्षकों को नमस्कार करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं महावीर शास्त्री आप सबसे इस विचारों को यहाँ पर रखता हूँ।
Thank you, sir, for your enlightening lecture. Now I open this lecture for question answers and discussion. Please raise hands or write your questions in the chat box. कोणाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, सवाल हो, if anybody want to ask any question about this explanation, session is open for questions. एक हात दिसत आहे, प्रिया कोण आहे, त्याने हात केलेला आहे. कोणीतरी हात हे केलं, रेज केलाय. अमेय परबने कोणी केलंय? हा, सो अमेय परब, कॅन यू तुम्ही विचाराल प्रश्न? पहिले अमेय परब विचारतील आणि नंतर विश्वास दुसरे कोणतरी आहेत त्यांनी पण केले. हा, तो अमेय परब विचारा. Yes, please. नमस्कार सर. नमस्कार. मराठी चालेल ना की हिंदी मध्ये? विचारा. चालेल. हा, विचारा. ओके. खूप उपयुक्त माहिती आहे. मला एक साधारणतः एक माझा जनरल असा क्वेश्चन आहे की साधारणतः म्हणजे एकंदरीत जे काही वर्णन येतं प्राकृत मध्ये किंवा ज्ञानेश्वरीमध्ये किंवा साधारणतः असा भाव येतो की आता जसं इंग्रजी म्हणजे कुठली तरी उच्च भाषा आणि देशी भाषा म्हणजे थोडं तुच्छ भाषा, हा प्रकार तेव्हा पण होता. संस्कृत म्हणजे दरबारी भाषा म्हणजे देववाणी आणि म्हणजे ती फक्त पुरुषांनी आणि म्हणजे थोरा मोठ्यानेच बोलावी आणि कुठली तरी तुच्छ भाषा. हा जो प्रकार आहे म्हणजे हे प्राकृत किंवा संस्कृत हे भाषेची नावं असण्यापेक्षा एक असं काय म्हणतो आपण त्याला की हा राजकीय फरक जास्त आहे. संस्कृत म्हणजे पॉलिश्ड आणि प्राकृत म्हणजे अनपॉलिश्ड. जसं आता पण असं म्हणतात ना, म्हणजे उच्च वर्गांची भाषा सध्या इंग्रजी बोलणं म्हणजे जरा जास्त असं म्हणजे उच्च वाटतं आणि देशी भाषा बोलणं म्हणजे जरा असं म्हणजे पण शिक्षण पण मातृभाषेतनं घेतलेलं जास्त काही त्याला मान्यता नसते. तर हाच प्रकार हा आहे का? म्हणजे प्राकृत म्हणणं ही जी म्हणजे त्या कुठल्याही म्हणजे भाषेला प्राकृत म्हणणं किंवा संस्कृत पासून भाषा आली वगैरे असं म्हणणं हे साधारणतः कितपत योग्य आहे? कारण पाणिनीने संस्कृतची रचना केली ती त्याच्या आधी पण वेदांची भाषा पण जी होती ती काही जे आपल्याला माहिती आहे संस्कृत त्या ह्याच्यात नव्हती. म्हणजे ह्या सगळ्या देशी भाषा ह्या आधी पण होत्या, वेदातली भाषा पण आधीपासूनच होती. हा प्रकार, हा जो काही संस्कृत प्राकृत हा जो काही फरक आहे हा राजकीय आहे का? की ठीक आहे, लक्षात आलं मला तुम्हाला काय विचारायचं. लक्षात आलं. छांदस या भाषेपासून संस्कृत आणि प्राकृत या भाषांचा विकास झालेला है. इन दोनों भाषाओं का विकास जो हुआ है छांदस से हुआ है. आपने वेद का उल्लेख किया, तो वेदों में जिस प्रकार संस्कृत का उल्लेख आता है उसी प्रकार देशी शब्द भी पाए जाते हैं, प्राकृत शब्दों का भी उल्लेख आता है. तो मैंने कहा कि जब हाल वंशीय राजा थे, सातवाहन वंशीय राजा थे, तो उस समय में राजभाषा ही प्राकृत भाषा थी. तो इसका अर्थ ही, और उस समय में संस्कृत को संस्कृत कहा ही ना जाता था. तो संस्कृत या नामकरण भी ईस्वीसन के बाद हमें दिखाई देता है. तो उस प्रकार से एक क्या है कि भाषा कोड वर्ड, कोड लैंग्वेज या स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जैसे आप कह रहे कि अभी अंग्रेजी को हमने उस प्रकार से जाना, ये तो एक मनुष्य की प्रकृति है, स्वभाव है कि किसी एक भाषा को हम ही स्टैंडर्ड बना देते हैं और उस स्टैंडर्ड के माध्यम से ये स्टैंडर्ड है और ये जनरल है, ये देशी मराठी देशी है, थोडी हिंदी स्टँडर्ड आहे आणि त्याच्यापेक्षा इंग्लिश म्हणजे एवं इंटरनेशनल लैंग्वेज, असं आपण त्याला एक आपण वर्गीकरण करतो और उस वर्गीकरण के माध्यम से हम कई बार ऐसा कहते हैं. लेकिन कोई भाषा कम नहीं है और कोई भाषा ज्यादा नहीं है. आचार्य विद्यानंद जी कहते थे कि छांदस भाषा से निकली हुई जो दो भाषाएं हैं संस्कृत और प्राकृत, ये दोनों बहनें हैं, दोनों एक ही माँ से निकली हुई दो बहनें हैं. तो कोई बहन बड़ी कोई बहन छोटी ऐसे नहीं कह सकते. ये तो अपना अपना नजरिया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. अगर कोई देखता है कि ये भाषा कम है ये ज्यादा है तो अपना अपना नजरिया है, लेकिन कोई भाषा ये नहीं है. मराठी भाषा तो स्पष्ट रूप से महाराष्ट्री प्राकृत से ही निकली हुई है, लेकिन हाँ उसने अपने में बहुत से संस्कृत शब्दों को भी समाहित किया है, क्योंकि समाहित करना ये नदी का स्वभाव होता है. तो ये प्राकृत भाषा नदी की तरह है और संस्कृत जो है एक तालाब की तरह है, सुंदर तालाब की तरह, कमल के तालाब की तरह है. वो फिक्स है, वो किसी का पानी लेती भी है लेकिन उस आकार को नहीं छोड़ती. तो इस प्रकार से प्राकृत भाषा अनेक शब्दों को लेकर चलती है. तो ऐसे उस समय में भी कोई राजभाषा, कोई ये भाषा, अभी आप पाकिस्तान में जाएंगे तो हमारे भारत देश का ही एक अंग है, लेकिन
वहां पर जो है उर्दू को उन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन उर्दू का आज हम बोलते हैं तो उसी वही लहजा है, प्राकृत से ही निकली हुई उर्दू है। और हमारे भारत में हम हिंदी को बढ़ावा देते तो एक अपने अपने क्षेत्र का और उस देश काल समय का भी अपना प्रभाव होता है, उस प्रकार से उसको, तो संस्कृत का भी प्रभाव करीब 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बहुत लंबा चौड़ा चला है। चालुक्य वंशीय राजाओं का मैंने अभी उल्लेख नहीं किया है, उन्होंने भी कैसे किया, और कवि रन, पंप, इन कवियों ने भी कैसे इस प्रकार को संस्कृत से लेकर प्राकृत से लेकर कैसे रचनाएं की है, तो उन सब के माध्यम से किसी को हम कम या किसी को ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। दृष्टि जिस तरफ से अनेकांतवाद जो है जैन सिद्धांत का, इसमें बहुत लागू हो जाता है। और इसमें ऐसा है कि भाई संस्कृत भाषा अपने आप में राजभाषाओं का रूप उसने बहुत बार लिया है, चालुक्य वंश के बाद में, 6वीं शताब्दी के बाद में। और उससे पूर्व जो है आभेर वंशीय राजाओं में भी प्राकृत भाषा को ही जो है राजभाषा माना जाता। जी आमिर जी, मुझे लगता है आपका प्रश्न का निराकरण हुआ है। हाँ मतलब ये कुछ रूप में हुआ है। हाँ ये बराबर सही। तो काल कालाय तस्मै नमः, विश्वास, हर काल का अलग अलग विश्वास मांडले करके हैं, somebody is विश्वास मांडले, he has raised hand. विश्वास, नमस्कार सर, आपलं भाषण खूपच आवडलं. मी विविध प्रकारच्या कोशांचा संग्रह करत असतो. प्राकृत आणि अपभ्रंश प्राकृत यांचे कोश बनवलेले उपलब्ध आहेत का? आहेत. ते मला कुठे मिळतील? तुम्हाला दिल्लीचे प्रकाशन संस्था, मी नंतर अभिता मॅडम कडे शेअर करतो, त्यांनी देतील. उदयचंद जैन नावाचे एक खूप मोठे लेखक आहेत, तर त्यांनी संकलन केलेलं आहे. प्राकृतचाही कोश त्यांनी तयार केलाय, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी असं केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर अपभ्रंश त्याचंही तयार केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर अभिधान राजेंद्र कोश खूप सुंदर असं पुस्तक आहे ते, कोश ग्रंथ आहे. आणि त्याला आपले प्रथम राष्ट्रपती राजेंद्रजी हे होते, राजेंद्र प्रसाद जी आहे जे होते, त्यांनी त्याचा म्हणजे इंट्रोडक्शन पुरस्कार केला होता. प्राकृत भाषा कशी आहे काय, तर त्या प्राकृत टेक्स्ट सोसायटीने प्रकाशित केलं, तर रिप्रिंट सुद्धा झालेलं आहे. गुजरात मधून तुम्हाला अहमदाबाद मधून मिळून जाईल. तर आहेत त्याच्या संबंधित सुद्धा कोश उपलब्ध आहेत. त्याच्यामध्ये शूरसेनी, मागधी यांचं पण वेगळे वेगळे कोश आहेत की सगळे एकत्रच केले? नाही, त्यात एकत्रच आहेत, पण त्यामध्ये नियम दिलेले आहेत की तो शब्द आता जसा शौरसेनी प्राकृत मध्ये भोयण नळात बाणाचा येतो, तर तो त्याच्यामध्ये ते भेद सांगून त्या पद्धतीने त्यात देण्यात आले. ओके. मी शौरसेनीचं वेगळं एक केलेलं आहे तुम्हाला उदयचंदींचं, ते सुद्धा मिळून जाईल. शौरसेनीचे कारण खूप रचना आहेत, आध्यात्मिक रचना, तर त्यांचं संकलन करून त्यांनी एक वेगळा सुद्धा ग्रंथ केलेला आहे, कोश ग्रंथ. जी मी नंतर घुमटकर मॅडम कडे चौकशी करेन. मला तुम्हाला सांगायचं इथे की एक इथे ना हिंदी कार्यालय म्हणून आहे चर्नी रोडला, हिंदी ग्रंथ कार्यालय. हा तर ते मनीष मोदी आहेत. हा तर ते ना पुस्तकं आणून देतात, आणि त्यांनी मला एकदा एक दाखवली होती अपभ्रंश डिक्शनरी, अपभ्रंश इंटू हिंदी डिक्शनरी. आणि प्राकृत सुद्धा त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या लेवलच्या आहेत, 2 व्हॉल्युम्स मध्ये, 1 व्हॉल्युम मध्ये वगैरे. तर तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. हिंदी ग्रंथ कार्यालय मुंबई, मनीष मोदी. मला त्यांचा पत्ता लागेल, मी नंतर कॉन्टॅक्ट करतो. चालेल. थँक्यू. कदम, निहारिका कदम, आता आणखी दोघं तिघांनी ना हँड रेज केलेत असं मी ऐकलं होतं. आहेत का कोणी आणखी या व्यतिरिक्त हँड रेज केलेलं? आहे सचिन सर कोणीतरी आहे. हा बोला. सचिनजी बोला. हा सर, श्रवण बेळगाव इथं शिलालेख आहे, आद्य शिलालेख म्हणतात, चामुंडराय करविले, तर तो मराठीतला आद्य शिलालेख असं ऐकत आलो आपण. तर ते असं म्हणू शकतो का आपण की तेव्हापासून साधारण आधुनिक मराठीची सुरुवात आहे? होय म्हणू शकतो. अपभ्रंशीकरण आहे. मी तुम्हाला मगाशी उल्लेख करताना बोललो की त्यावरची जी मराठी आहे ती जरा कोकणी मराठी आहे, म्हणजे पूर्ण इकडची मराठी, करवी आले, सुत्ता आले, तर त्या तिथून विकास सुरू झाला होता. म्हणजे अपभ्रंश होणं म्हणजे तेच कसं असतं की एखादी गोष्ट तयार होताना ती म्हणजे स्टार्ट होणं, भूमिपूजन होणं, बांधणं आणि पूर्ण होणं, त्या असे आपण स्टेप म्हणतो.
तर तिथून अपभ्रंशीकरण होणं म्हणजे ते नवीन भाषेला जन्म देण्यासाठी एक मधला टप्पा जो आहे तो विकासाचा टप्पा आहे. आणि तुम्ही विचार करताय ते बरोबर आहे की मराठी करविले, आता आपण करविले म्हणतो, ते य जे शब्द आहे तर तो लुप्त होता होता आतापर्यंत काळ गेलेला. तर तो मधला काळ आहे, निश्चितच जडणघडण सुरू झाली होती मराठीची, सुरू झाली. जी शास्त्रीजी जय, नमस्ते. ओमटेश पाटील सर का, कोण बोलतोय? हा 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 बोल. बोला बोला सर. हा काही नाही, मग असे 2 प्रश्न जे आले, मला एवढंच म्हणायचं आहे की आपण सर्वांनी मिळून जोपर्यंत भारतीय प्रादेशिक भाषा ह्या संस्कृत उद्भव आहेत ही भीती जोपर्यंत आपण बाळगून आहोत तोपर्यंत आपल्याला इथल्या प्रादेशिक भाषांचं मूळ सापडणार नाही. पहिल्यांदा ही आपण पहिली भीती घालवली पाहिजे की भारतीय प्रादेशिक भाषा ह्या संस्कृत उद्भव आहेत. आणि हे एक षडयंत्र आहे की भारतातल्या प्रादेशिक भाषांना संस्कृत मधनं उद्भव झालेला आहे असं सांगणं. खरं तर वेदांचा उगम सुद्धा प्राकृत भाषेतून झालेला आहे. आणि मगाशी जो प्रश्न विचारला गेला की साधारणतः संस्कृतला जी प्रतिष्ठा लाभलेली आहे ती 5व्या शतकानंतर लाभलेली आहे. त्याचं कारण असं की 5व्या शतकानंतर संस्कृतला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये राजाश्रय एक लाभला आणि महाकाव्य जी लिहिली गेली, जी लोकांच्या मध्ये अत्यंत अशी लोकप्रिय झाली, ही महाकाव्य, ही सर्व महाकाव्य ही राजे राजवाड्यांनी समाजातल्या उच्चवर्णीयांचं वर्णन करणारी महाकाव्य होती. आणि साहजिकच या सगळ्या गोष्टीमुळे संस्कृतला त्या काळामध्ये प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. आणि नंतर असा प्रघात पडला की संस्कृत मधनं मग हे अपभ्रंश भाषा निर्माण झाली आणि बरोबर. आणि प्राकृतच्या रचना ह्या सगळ्या ज्या आहेत फक्त राजांच्या नाही तर मग प्रादेशिक भाषा निर्माण झाल्या. तर हा मुद्दा आपण चुकीचा ठेवत नाही. ही म्हणजे प्राकृत भाषा आणि प्रादेशिक भाषा ह्या मुळात आहेतच आहेत. संस्कृतचा विकास हा स्वतंत्रच आहे, संस्कृतची परंपरा स्वतंत्रच आहे. मात्र संस्कृतला आपली जननी मानणं किंवा तिचा आपल्या सर्व भाषांचं मूळ मानणं, आपण हे जोपर्यंत आपण काढून टाकत नाही डोक्यातून तोपर्यंत आपल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार नाहीत. फार चांगला प्रयत्न हा व्याख्यानातून केला गेला किंवा या कॉलेजनं संयोजन केलं की अशा प्रकारे म्हणजे आज अभिजात भाषेच्या दर्जामध्ये मुख्य अडसर काय असेल तर संस्कृतची अडचण आहे. म्हणजे आपण 1500 वर्ष मागे का जाऊ शकत नाही, तर आपण जाऊ शकतो 5व्या शतकापर्यंत. त्याच्या मागे जाऊ शकत नाही का, तर आपण संस्कृत उद्भव स्वतःला समजून बसलेलो आहोत. तर हे पहिला जो गैरसमज आहे तो त्यातून बाजूला पडून स्वतंत्रपणे संस्कृत भाषेचा विकास आणि इथल्या प्रादेशिक भाषांचा तिचा संबंध आणि इथल्या प्रादेशिक भाषा आणि इथल्या मूळच्या प्राकृत भाषा यांचा संबंध, या दोन्ही गोष्टी स्वतंत्रपणे आपण विचारात घेतल्या पाहिजे आणि अभ्यासाला लागल्या पाहिजेत. एवढं बोलायचं होतं. बरोबर आहे. डॉक्टर ओमटेश पाटील हे कोल्हापूरच्या महाविद्यालयामध्ये मराठी विभागात कार्यरत आहेत आणि त्यांनी खूप मोठा अभ्यास केला आहे. 14व्या शताब्दीपासून ते 19व्या शताब्दीपर्यंत खूप अशा अपभ्रंश मराठी आणि नूतन मराठीतल्या रचनाकारांच्या जवळजवळ 17 ग्रंथांचं त्यांनी म्हणजे संशोधन केलेलं आहे. आणि नुकतंच आता ते महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ते प्रकाशित होत आहेत. 24 ग्रंथ आहेत त्यामध्ये रामायण सुद्धा आहे आणि अनेक ग्रंथ आहेत. तर अशा प्रकारे त्यांचा अभ्यास असल्यामुळे त्यांनी एक माहिती जोडली. बरोबर आहे ती. मी सुरुवातीपासून फक्त संस्कृतचं नाव घेत नव्हतो त्यामध्ये, की अगदी बरोबर सांगितलं की 5व्या शताब्दीपासून त्याला राजाश्रय जास्त मिळाल्याने तिथून रचना झाली आणि आपल्याला जे नवीन आहे तेच आपल्याला दिसतं आणि त्यामुळे आपला भ्रम तोच झालेला आहे की त्याच्यातूनच उद्भव आहे. पण आपण जर तिथं संस्कृत तो म्हणलं तर 5व्या शताब्दीत अडकून जाऊ आणि मग आपल्याला हा राजा, खारवेल, अशोक, गौतम बुद्ध ह्याच्याकडे आपल्याला जाताच येणार नाही आणि आपलं मूळ आपल्याला शोधता येणार नाही. तर त्या पद्धतीने त्याचा अभ्यास स्वतंत्रपणे ते निष्पक्ष दृष्टीने आपण पाहत जाणं खूप आवश्यक आहे. तर आपल्याला ते व्यवस्थित दिसून येईल. अजून काही प्रश्न कोणाचे? मी प्रीती गोरे, मी विचारू शकते का एक प्रश्न? हो विचार. तर पहिल्यांदा काय वाचायला पाहिजे? इतिहासाच्या दृष्टीने वाचायचं तर तुम्हाला मूळ वाचन करायचं नाही, भाषा म्हणून जर वाचायचं असेल. भाषा म्हणून म्हणजे भाषेचा इतिहास का भाषा म्हणून ना? भाषा म्हणून. हा, मी तुम्हाला सांगितलं सध्या समराईचे कहा आहे असे काही ग्रंथ अगोदर वाचा आणि त्याचा अर्थही वाचा. त्याच्या सोबत सोबत तुम्हाला लक्षात येत विकास होता जाईल.
ती गौड नावं भाऊ share करू शकाल ग्रंथांचा का? उल्लेख केलेला आहे. तर थोडं प्राकृतचा इतिहास अगोदर तुम्ही समजून घ्या आणि त्याच्यानंतर मग महाराष्ट्रीय प्राकृतच्या खूप प्रगल्भ रचना आहेत 6व्या शताब्दीपासूनच्या. तर त्या रचना बघत गेलात तर त्यामधून तुम्हाला नवीन नवीन रूप दिसेल आणि मग तुम्हाला हळूहळू पुढे आलात. लीळा चरित्र आहे, ज्ञानेश्वरी आहे आणि त्याच्यासोबतच आता मी सांगितलं की गोपटेश्वर पाटलांची काही पुस्तकं आता प्रकाशित होणार आहेत. 24 पुस्तकं प्रकाशित होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनातर्फे 500-500 पानांची पुस्तकं आहेत ती. आणि ते साहित्य संस्कृती मंडळाकडून, महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळाकडून प्रकाशित होणार आहे. ती तुम्हाला ती सुद्धा पाहायला मिळते. तर त्यातून कसं रूप परिवर्तन झालेलं आहे ते तुम्हाला त्यातून पाहायला मिळू शकतं. बरोबर. आणि म्हणजे ही पुस्तकांची नावं वगैरे आता पटकन विसरू, हा ठीक आहे, रेकॉर्डिंग मिळणार आहे त्यात हे पण पुढचे प्रश्न पण येणार आहेत. परत माझा नंबरही शेअर करतो तुम्हाला. टप्प्याटप्प्याने हो. खूप इतिहास आणि याचा खजिना खूप मोठा आहे. जितकं खोदत जाताल तिकडे आत तुम्हाला अजून जास्त मिळते. हा, कारण गायडन्स पाहिजे. नुसतंच आम्ही वाचून काही फायदा नाही, कारण एक तर अर्थ पण कळणार नाही आणि त्याचं महत्वही कळणार नाही. कदाचित वेगळ्याच दृष्टीने आम्ही त्याचा चुकीचा विचार करता कामा त्यासाठी नये. सोलापूर विद्यापीठामध्ये प्राकृतचा आपण कोर्स MA प्राकृत सुरू केलेला आहे आणि पुढच्या वर्षापासून रामटेकच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये ODL तत्वावर ते कोर्स सुरू होणार आहे प्राकृतचा. म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा लेक्चर्स ऐकून ऑनलाईन एक्झाम्स वगैरे देऊ शकता. ते पुढच्या वर्षापासून तिथं रामटेकच्या कविकुरु कालिदास युनिव्हर्सिटीमध्ये सुरू होणार. तर तिथं सुद्धा तुम्ही अटेंड होऊ शकता. नाही सोलापूरमध्ये येऊ शकतात. तर एका टप्प्यामध्ये थोडा अभ्यास झाला प्राकृतचा इतिहास, आगम ग्रंथ, त्यानंतर साहित्यिक सट्टक. मी सट्टकाचा तर उल्लेखच केला नाही अजून. सट्टक ही खूप चांगली विधा आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रीय प्राकृतमध्ये सट्टक लिहिले गेलेले आहेत की नाटक करता करता, नृत्य करता करता नाटक प्रदर्शित करण्याची ही जी कला आहे ती फक्त सट्टक महाराष्ट्रीय प्राकृतमध्ये आणि प्राकृतमध्येच आपल्याला दिसून येते. तर अशा प्रकारे तुम्ही अध्ययन करून त्यामध्ये पुढे जाऊ शकता. बर. आणि दुसरं मगाशी त्यात सरांनी जे सांगितलं की संस्कृतला आपण, ते म्हणाले ते मला खूप पटतं की आपण खूप ठिकाणी महाराष्ट्रात, विशेषतः इतर ठिकाणी पण असेल पण मी महाराष्ट्राबद्दल बोलू शकते की एकंदर सगळ्याच लेवलला आपण ना जो वर्षानुवर्ष वाद पुढे चालत आलेला आहे तो पुढे नेतोय. त्याच्याऐवजी भाषा पुढे गेली पाहिजे. किंवा म्हणजे आता कोणी काय केले पराक्रम झाले ना, काय सुधारणा केल्या, काय भाषेचं हे झालं, संस्कृत महत्वाची आहे, त्याच्याहून तशाच इतर भाषा महत्वाच्या आहेत. तर संस्कृत मधनं आली की नाही, हे केलं की नाही, ह्यावर आपण नको तेवढं लक्ष कॉन्सन्ट्रेट करतोय. किंवा कोणी काय केलं जी मूळ शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ग्रुपने आपापल्या पद्धतीने त्याचा शोध करून जर तुम्ही प्रस्तुतीकरण केलात, शोध लेख लिहिलात, वेगवेगळ्या ठिकाणी काही तुम्हाला मिळालं तर त्याचं तुम्ही रिसर्च आर्टिकल्स वगैरे तुम्ही प्रकाशित केलात तर नक्कीच लोकांना, जर नवीन, जोपर्यंत तुम्ही सत्य दाखवत नाही तोपर्यंत हे असत्य असं सांगता येणार नाही. साठी तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे आणि त्यामधून काही आर्टिकल्स वेगवेगळ्या पेपरमध्ये असेल, रिसर्च जर्नल्स मध्ये असतील, तुम्ही प्रकाशित करणं आवश्यक आहे त्याच्यासाठी. बरोबर आहे. नाही ते तुम्ही ते काम करता आहात तर आम्ही फॉलो तरी करू शकतो. जे काम तुम्ही मोठं करताय त्याला आम्ही फॉलो करून आम्ही थोडं आमची समज जी किंवा गैरसमज दूर करू शकतो असं मला वाटतं. निश्चितच. थँक्यू. सर, मला एक छोटासा क्वेश्चन होता. आपण अक्षीचा शिलालेख आणि श्रवणबेळगोळचा शिलालेख या दोघांपैकी म्हणजे पहिला कोणता शिलालेख आहे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अक्षीच्या शिलालेखाबद्दल थोडक्यात थोडंसं सांगाल का? म्हणजे बिलकुल बरोबर आहे. अक्षीचा जो शिलालेख आहे त्या अक्षीच्या शिलालेखाचं आता तसा ह्या श्रवणबेळगोळच्या शिलालेखासंबंधी 2-3 गोष्टी मिळतात की त्याला 981 शिलालेख म्हणतात आणि काही ठिकाणी त्याला 1034 इसवी सन 1034 असंही म्हटलेलं आहे. तर अक्षीचा शिलालेख पाहत असताना त्याच्यामध्ये जे आहे त्याला मानले गेलेले की ते 9वी शताब्दी असं मानलं गेलेलं आहे. तर त्यामुळं ते एक काय की इतिहासामध्ये मोठमोठे इतिहासकार राहुल सांकृत्यांपासून असू देत किंवा एक वर्णनच करू शकतात किंवा एक तर्कच बांधू शकतात, पण त्याला निश्चित असं आपण सांगू शकत नाही. त्यामुळं त्यावेळी भाषेचा अभ्यास खूप महत्वाचा ठरतो.
तर भाषेचा अभ्यास केला तर असं लक्षात येते की थोडं ते करवी आले आणि ह्या शब्दांचा जे उल्लेख आहे तो परवर्ती आहे, तर ते शिलालेख नंतरचा असू शकतो हे माझं मत आहे. हे निश्चित नाही, कारण एका इतिहास आहे की मी किती जरी मागचा अभ्यास करत राहिलो, किती मोठा इतिहास लिहित राहिलो, तर काल रात्री काय झालं हे लिहिणं सुद्धा मला अवघड आहे. आणि सर मला अजून एक छोटंसं होतं की आता जो अक्षिता रायगडचा शिलालेख आहे तो आता वेगळ्या म्हणजे निस्तेनाबूत होण्याच्या स्थितीत आलाय, मग त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो त्याला जतन करण्यासाठी, वारसा जपण्यासाठी? तो इसवी सन 1025 चा शिलालेख आहे. तसं तर 981 चा शिलालेख जर आपण ह्याचा जर म्हणालो, कारण सहस्राब्दी महोत्सव साजरा करण्यात आला मागच्या 1981 मध्ये, तर तसं आता मागाशीच्या प्रश्न परत त्याला जोडूनच मी सांगतो की अक्षीच्या शिलालेखामध्ये सुद्धा अपभ्रंश भाषा आहे. मी मगाशी उल्लेख करत असताना सांगितलं की मराठीचा विकास होत असताना अपभ्रंश सुद्धा तशीच पुढे चालली होती, म्हणूनच अपभ्रंश महाराष्ट्री हा जो आहे अक्षीच्या शिलालेखामध्ये त्यामध्ये वर्णन आलेलं आहे. आणि अक्षीच्या शिलालेखामध्ये राजकारभारासंबंधी प्राकृतमध्ये त्यामध्ये खूप सुंदर असं त्यात काही काही ठिकाणी वर्णन सुद्धा आलेलं आहे. तर हे जतन करण्यासाठी असं आहे की जो मी म्हणालो ना की जोपर्यंत आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही किंवा रिसर्च आर्टिकल लिहित नाही, लोकांचं लक्ष वेधत नाही, जसं आता पर्यावरणासाठी लोक जागृत झाले, पर्यावरणासाठी वृक्षासाठी जागृत झाले, किती जागृत झाले, काय परिणाम होतो तर नंतरची गोष्ट. पण टप्प्याटप्प्याने थेंबे थेंबे तळे साचे करत एकेकाने त्यासाठी काय केलं पाहिजे, गेलं पाहिजे, स्वच्छता किंवा त्या दृष्टीने जतन, किंवा बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण पर्यटनाला म्हणून जातो आणि तिथलं शिलालेख हे ते असतात, आपण काहीतरी त्यात आपण आपले रेगोटा उडून येतो, असे जनरल लोकांचं सांगतोय. तर त्या पद्धतीने त्यामुळे त्याचा ह्रास होत असतो. तर अशा वेळी त्याची जागृती करणं, आता मॅडमनी विद्यार्थ्यांनाच हे कार्यक्रम सोपवला, तर अशाच माध्यमातून इतिहासचे विद्यार्थी असतील, भाषेचे अभ्यास विद्यार्थी असतील, तर त्यांनी जाऊन त्याच्या जतनासाठी काय केलं पाहिजे, लोकांना सांगणं, हे त्याचे महत्व देणं, माहिती पटवून देणं, स्वतः अभ्यास करणं, नवीन शिलालेख कुठं मिळतो का ते पाहणं, तर ह्या प्रकारचा अभ्यास केला तर त्याचं जतन, त्याचं संरक्षण, संवर्धन आणि ऐतिहासिक आपला जो वारसा आहे तो टिकून राहू शकतो. ओके सर, थँक्यू सो मच. खूप म्हणजे इन्फॉर्मेटिव्ह माहिती मिळाली. मॅडम समापन आहे कोणाचा प्रश्न? Now I request my classmate Sakshi Takke to give vote of thanks. Over to Sakshi. Thank you so much, Niharika. First of all, I thank our honorable guest speaker for the day, Dr. Mahavir Shastri sir, for sparing his valuable time to deliver this enlightening lecture. We all are greatly benefited by your lecture. Secondly, I thank our principal, Dr. Madhav Rajwade sir, for allowing us to holding this lecture. Then I thank Dr. Abhida Dhumatkar ma'am, HOD History, and Nikita Savan ma'am for holding this lecture. And last but not the least, I thank all my classmates and other audience for attending this lecture and making it a success. Here I declare that this lecture is ended. Thank you.